जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को ही फाइनल हो चुका है। अब तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी तक क्या था, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था एग्ज़ाम शायद 7 तारीख को होगा। अब भाई एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आज ही एडमिट कार्ड आए हुए हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और जहाँ भी सेंटर पड़ा है उसके लिए आप अपना साधन देख लें, कैसे जाना है कैसे आना है, क्योंकि सेंटर इन्होंने बहुत इधर उधर भेजे हैं भाई। ठीक है, सेंटर कहीं भी भेजा जा रहा है, किसी पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे, कहीं भी। इसमें गर्ल्स का भी ये नहीं रखा गया है, गर्ल्स का पास में है कि दूर उनको कहाँ भेजना है। तो भाई सब लोग अपना एडमिट कार्ड देख लें। और हाँ, हमने इसमें भाई हम एनसीईआरटी की एमसीक्यूज़ करा रहे हैं हर चैप्टर वाइज एक ही वीडियो में। मैंने इसमें 6 का एमसीक्यूज़ करा दिए। आज हम लेके आए हैं क्लास 7 के एमसीक्यूज़। जितने भी चैप्टर आने हैं देखें क्लास 7 में कौन कौन से चैप्टर आने हैं भाई। देखिए, ये सारे क्लास के साइंस के एमसीक्यूज़ वाले चैप्टर हैं। देखिए क्लास कितने चैप्टर हैं टोटल इसमें है, आपके 14 चैप्टर हैं, सॉरी 16 चैप्टर हैं। ठीक, हम लोग ये चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, हमने एक वीडियो क्लास 6 का इसमें करा दिया है। आप जाके मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें भी चैप्टर वाइज चैप्टर कराए हैं भाई। आज हम लोग इसका देखते हैं। चलिए, पहला चैप्टर आपका क्या है, कक्षा 7 की विज्ञान है। पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, देखिए भाई पहला क्या है क्वेश्चन। वैसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, खुद संश्लेषित करते हैं मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बताइए उनको क्या कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाएगा, देखिए नाम से आपको दिख रहा होगा, स्वपोषी मतलब खुद से जो खाना कर रहा है, या विषमपोषी या परपोषी जो दूसरे पे है। विषम में जो अंतर है, तो भाई इसमें क्या हो जाए, जो खाना खुद से बनाया या खुद से कोई काम करता है क्या होता है, स्व नहीं बोलते, स्वयं कोई काम करे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्वपोषी। अगर इसका थोड़ा सा कॉमन सेंस एग्जाम देंगे, आंसर देंगे तो इसका आंसर आ सकता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्वपोषी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या प्राप्त होता है बताइए। प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या मिलता है, प्रकाश संश्लेषण से भाई हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन कीट बच्ची पादप का उदाहरण है बताइए। कीट बच्ची पादप को कौन से पादप हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जो कीटों को खाते हैं, अपनी नाइट्रोजन को पूरा करते हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा। मशरूम ऐसा होता नहीं, ये भी नहीं होता, कैक्टस भी नहीं होता भाई। ये कौन सा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये होता है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है, कीट बच्ची पौधा होता है, कौन सा, वीनस फ्लाई ट्रैप, याद रखेंगे इसको। कवक किस प्रकार के पोषण प्रणाली से अपना पोषण प्रदान करता है। कवक जो होता है आपको किस पोषण प्रणाली से अपना पोषण प्राप्त करता है बताइए। किससे करता है भाई, ये करता है भाई मृतजीवी पोषण प्रणाली से। किससे, मृतजीवी पोषण प्रणाली। आगे देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे कहते हैं भाई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए। उसको कहते हैं भाई राइजोबियम। क्या कहते हैं उसको, उसको राइजोबियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थ का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइए। फिर से हम कहेंगे, जो खुद से खाना बना रहा है उसको क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, कच्चे पदार्थों से शुद्ध, खुद के लिए, देखो इसमें दिया गया अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, लाइन दी गई है, तो ये स्वपोषी हो गए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। किसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कभी नहीं संभव होगा भाई, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, याद रखेंगे। आगे देखिए, हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, फालतू भाई बात नहीं करेंगे इसमें, चैप्टर वाइज चैप्टर करना है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा आपके पास बचा नहीं है। ये एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम का है, सारे एमसीक्यूज़ देख लें तो अच्छा होगा। और हाँ भाई, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे या वीडियो मेरे चैनल के अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताइए, निम्न में से बताइए, पढ़िए। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। जो भाई हरे होते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बना सकते हैं, ये भी आपका ये आंसर सही हो गया। आगे देखते हैं, अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं भाई, अधिकांश क्या, सब लगभग सभी होते हैं, अपना खाना खुद खाते हैं बनाते हैं, तो ये तो लाइन गलत होगी।
आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। भाई प्रकाश संश्लेषण ही तो वो, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की तो लेते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये तो बात गलत हो गई, ये कह रहा है नहीं। आगे देखें चौथा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। भाई बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो कौन सा? पहला सही हो गया और चौथा सही हो गया। देखिए कोई ऑप्शन नीचे मिल रहा है? हाँ, पहला ऑप्शन है, पहला और चौथा। आगे देखिए, पिचर प्लांट कीड़ों को फंसाता है क्योंकि पिचर प्लांट होता है जो हमने क्या रखा है, कीट बच्ची जो पौधे होते हैं वो जो कीड़ों को फंसाते हैं। क्यों फंसाते हैं? अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। ठीक है, कैसे? उस मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। भाई ये जो पिचर प्लांट आपका होता है ये वहाँ उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कमी होती है, और ये अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जिससे उनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। आगे देखिए, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधि के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है, बताइए वह कौन सा शब्द है जिसमें ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या है वो भाई आपका हो जाएगा सेप्रोफाइटिक। क्या हो जाएगा? सेप्रोफाइटिक। आगे देखिए, जब हम किसी पत्ती की निचली सतह को आवर्धक लेंस से देखते हैं तो हमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ठीक, छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे छिद्रों को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया है? बताइए, ऐसे छिद्र जो होते हैं जो देखते हैं उनको क्या नाम दिया गया, उनको क्या बुलाते हैं? भाई उनको बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा, उनको बुलाते हैं स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटा, जो उनके रंध्र होते हैं वो भी जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे, आवर्धक लेंस से देखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। उनको नंगी आंखों से या बिना किसी की सहायता से नहीं देख सकते आप, आवर्धक लेंस से देखना पड़ेगा आपको। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं। एक आश्रय, पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है। ऐसे जीवों के संघ को क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसे कोई दो जीव हैं जो एक उसके लिए भोजन तैयार करता है। देखिए, एक साथ भोजन तैयार करता है जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है। ठीक है, और एक साथ रहते हैं। इनको क्या कहा गया? वैसे क्या कहा गया इनको? बस सहजीवन कहा गया। सहजीवन मतलब साथ में जीवन व्यतीत करना, सहजीवन कहा गया है इनको। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा पदार्थ हवा में उपलब्ध होता है? बताइए कौन सा पदार्थ उपलब्ध होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ये हवा में उपलब्ध होता है। आगे देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया भाई। फिर सेकेंड नंबर चैप्टर आता है प्राणियों में पोषण। कौन सा चैप्टर आ है? सेकेंड, प्राणियों में पोषण। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूट जाना क्या कहलाएगा? बताइए। ये आपका कहलाएगा पाचन। ठीक, पाचन। कैसे पाचन भाई? मान लो हमने खाना खाया, ठीक है, वो खाना खाया, वो जाके सरल पदार्थों में टूट गया, अंदर जाके पेट में टूट रहा है, जैसे अंदर जाके पेट में बढ़ रहा है कि कौन क्या है, तो ये क्या हो रहा है? इसको पाचन कहते हैं। ठीक, जटिल पदार्थ में बहुत सारी चीज़ें खा ली, उसमें पानी भी है, उसमें रोटी भी है, सब्जी भी है, तो जो टूटते हैं वो अपने अलग अलग ले लेते हैं कि इससे में क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, उसको पाचन कहते हैं। सारी क्रिया पाचन के अंदर, पेट के अंदर होती है। इसीलिए चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। आगे देखिए, पाचन तंत्र के सबसे अगले भाग को क्या कहा जाता है? जो पाचन तंत्र होता है, जहाँ से सबसे पहले शुरुआत होती है पाचन की, उसको क्या कहा जाता है? देखिए बताइए। ग्रास नली नहीं भाई, ये तो गले में अंदर होती है। अमाशय, ये भी पेट के अंदर। गुदा, ये भी नहीं। सॉरी भाई, इसको क्या कहा गया? मुख गुहिका। मुख गुहिका किसको कहते हैं? जहाँ से भाई खाना हमने खाया, सबसे पहले भाग, सबसे अगला भाग तो वही हुआ ना कि हमने मुख से खाना खाया अपने मुख से। तो आंसर क्या हो गया इसका? थर्ड हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जीव का कार्य निम्न में से कौन सा है? जीव का कार्य क्या है निम्न में से? बताइए। देखते हैं। ये बोलने में सहायक होती है भाई, बिल्कुल सहायक होती है, बिना जीव के आप बोल नहीं सकते हैं। ये भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है, ये भी बात सही है भाई। आगे देखते हैं। ये स्वाद पता लगाने का कार्य करती है भाई, जी स्वाद पता जो लगता है, इसी से स्वाद पता लगता है। तो भाई इनमें से क्या हो गया? ये सारे सही हो गए, तो इनमें से सभी। आगे देखिए, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई एक संरचना होती है। वह क्षुद्रांत किसको कहते हैं? आंत को कहते हैं। ठीक, उसके अंदर जो होती है उसमें अंगुली के समान छोटी छोटी, ये मान लो है, इसी के अंदर जो ऐसी बनी, इसी के अंदर छोटी छोटी बनी रहती, संरचनाएं बनी रहती आंत के अंदर। उसको कहा गया, जो उसे क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाई दीर्घ रोम। दीर्घ रोम होते जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक, दीर्घ रोम कहते हैं। देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? बताइए, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, याद रखेंगे। भोजन के समय आए जीवाणुओं को अमाशय में किसकी सहायता से नष्ट किया जाता है?
भोजन के साथ आए जो जीवाणु आ जाते हैं भोजन के साथ में, अमाशय में किसकी सहायता से उनको नष्ट किया जाता है? उनको किया जाता है अम्ल की सहायता से। जो अपने पेट में कई सारे अम्ल निकलते हैं, देखे होंगे आपने, कभी फील किया होगा, जैसे देखा हो कभी कभी डकार आती है, पेट में जलन होती, क्यों होती है? वो भाई अम्ल निकलता है, जब ज़्यादा निकल जाता है तो जलन होने लगती है। उसकी सहायता से जो भोजन के साथ में जीवाणु चला जाते हैं अपने, उनको नष्ट कर देता है ये। आगे देखिए, कुछ निम्न 1 से 4 तक के कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? उबले और मसले हुए आलू, ग्लूकोज घोल, ब्रेड का टुकड़ा, सरसों का तेल। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया गया? आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग देगा? कौन नीला काला रंग देगा बताइए भाई? उसमें देगा, कौन देगा भाई? उसमें देगा, देखो, आलू के मसालों, इसके लिए आप जब इसका प्रयोग करेंगे, आयोडीन के साथ परीक्षण करेंगे तो कौन देगा? उबले हुए मसले हुए आलू को डालेंगे तो ये देगा। ठीक है भाई, और कौन देगा? ब्रेड का एक टुकड़ा डालेंगे तो ये नीला काला रंग देगा। तो भाई इसका कौन सा होगा? फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आंसर सेकेंड। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दांतों का कौन सा जोड़ा संरचना से भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? बताइए, संरचना में तो भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। कौन सा हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा आपका दाढ़ और प्रीमोलर। देखो, दाढ़ प्रीमोलर अलग होते हैं क्योंकि इनको कहा गया है, दाढ़ को जो कौन सी होती है आपकी? पीछे होती है, जहाँ पे मोटे मोटे सबसे भारी दांत होते हैं, हैवी दांत होते हैं, जो सब कुछ खाना खाते हैं। और प्रीमोलर कौन से होते हैं? अग्र चवर्णक होते हैं, ये आगे चबाते हैं और करते का दोनों काम चबाने काम करते हैं, लेकिन इनकी संरचना भिन्न होती है। यही दिया गया है, संरचना भिन्न। देखो, अग्र चवर्णक दांत बिल्कुल पतले होते हैं और ये वाले दांत जो होती है बिल्कुल मोटी होती है अपनी, लेकिन इनका कार्य दोनों समान होता है। कार्य क्या दोनों को? चबाने का काम करते हैं। ठीक, कौन से हो गए? दाढ़ और प्रीमोलर। नीचे दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें। निम्न में से कौन सा सेट उन अंगों का सही संयोजन है जो कोई कार्य पाचन नहीं करते हैं? भाई उनका बताना है जो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, कार्य पाचन में कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं, आपको ये बताना है। देखिए भाई, क्या है? यहाँ दिया गया ग्रास नली दिया गया, बड़ी आंत दिया गया, मलाशय दिया गया। भाई ग्रास नली में क्या होता है? ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, उसके साथ भोजन अंदर आता है। बड़ी आंत में भी कोई पाचन नहीं होता है, और मलाशय से भी नहीं होता। मलाशय से अपना जो भोजन, वेस्ट भोजन है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फिर यही वाला हो गया भाई। ठीक, जैसे इसमें दिया ग्रास नली, मुखगुआ हो गया, मुखगुआ में होता है ऐसा चीज़ें। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहला ही हो जाएगा इसमें। ठीक, इसका आंसर पहला हो जाएगा भाई। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर किसके कारण जाता है? जो भाई भोजन हम लोग खाते हैं, करते हैं, वो आहार नाल में नीचे की ओर कैसे जाता है? हम लोग जो भोजन कैसे पेट में जा रहा होता है, ये बताया, पूछा गया कैसे जाता है। पेशी जीव द्वारा प्रदान किया गया बल? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, जीव द्वारा कोई बल नहीं प्रदान किया जाता है। भोजन के साथ मिलाया गया पानी प्रवाह? नहीं भाई, ये भी गलत है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव? कतई नहीं, ये भी नहीं लगता भाई कि आप खाना इसके वजह से जाता है, गुरुत्वाकर्षण वजह से जाता है, नहीं भाई। आगे देखते हैं, भोजन नली की दीवार में मांसपेशियों का संकुचन होता है क्या? जो नली होती है उसमें मांसपेशियों में संकुचन होता है, उसकी वजह से खाना नीचे बढ़ता है भाई। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 4 हो जाएगा। पेट में मौजूद एसिड, ठीक, 11 दिया गया है, बताना है अब आपको। भोजन के समय प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारता है? बिल्कुल सही बात, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जो भाई खाने के साथ जीवाणु आ जाते हैं उनको किसके द्वारा से उनके नष्ट होते हैं? ये होते हैं पेट में मौजूद एसिड से। तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ये भोजन में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। ठीक, आगे देखते हैं। अमीबा की उंगली जैसी वृद्धि भोजन ग्रहण करने में मदद करती है? अमीबा की उंगली जैसी वृद्धि भोजन ग्रहण करने में मदद करती है, हालांकि मानव आंत की उंगली जैसी वृद्धि से मदद मिलती है। ठीक, मानव आंत की उंगली जैसी वृद्धि से मदद मिलती है। ठीक, आपके ये बताना जो होता है, ये वाला बताना है, मानव आंत से वृद्धि से मदद क्या मिलती है? मदद पूछी जा रही है आंत से, उंगली जैसी। बताओ भाई क्या होता है इससे? वसायुक्त खाद्य पदार्थों को पचाना? नहीं भाई। भोजन में घुलनशील बनाए रखना? गलत बात, ये भी नहीं है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करें? भाई जो आपकी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं क्या करती हैं? पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं भाई पेट के अंदर। ठीक, ये भी नहीं होगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा भाई? छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्न कथन पढ़ें। छोटे विली मतलब क्या होता है? वही भाई जो ऐसे आंत जो होती है इसके अंदर जो ऐसी ऐसी बनी होती है, इनको विली कहते हैं। ठीक है, उंगली के आकार के होते हैं, इनको विली बोला जाता है। आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसके निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। ठीक, सेकंड देखो, उनकी सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। सेकंड, थर्ड देखिए, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है।
आगे देखिए, वे उंगली जैसे प्रक्षेपण हैं। अब ये बताना, उक्त कथनों की पहचान करें जो बिल्ली को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं। भाई कौन कौन से बनाते हैं सक्षम, आपको ये बताना है। ठीक, देखिए वे पतली जैसी वे संरचनाएं बहुत पतली होती हैं भाई, ये भी बात सही है। ठीक, आगे देखिए, उनकी सतह के करीब पतली छोटी रक्त वाहिकाएं एक नेटवर्क होता है, ये भी भाई बात सही है। आगे देखिए, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो भोजन को आसानी से गुजर सकता है। नहीं भाई, ये गलत है, ये वाला नहीं होगा। और फोर्थ वाला, ये उंगली जैसे प्रक्षेपण होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ इसमें आ गया। आगे देखिए, अमीबा के नकली पैर का उपयोग किया जाता है। अमीबा के जो नकली पैर का उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है बताइए, केवल चलने पर नहीं, केवल भोजन पर कब्जा नहीं, तो क्या हो जाएगा, भोजन और चलने पर कब्जा, दोनों में जो नकली पैर होते हैं उसका कहाँ उपयोग होता है, भोजन और चलने दोनों पर प्रयोग होता है उसका। लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित हो जाते हैं। जो लार में एंजाइम होते हैं, लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित हो जाते हैं, किस में परिवर्तित हो जाती है ये पूछा जा रहा है। ठीक, आगे देखिए क्या बोला गया है, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलना। आगे देखिए, स्टार्च को सरल शर्करा में बदलना, स्टार्च को सरल और शर्करा में बदलना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना, जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदलना। भाई क्या हो जाएगा जाके, ये भाई हो जाएगा जाके स्टार्च को सरल शर्करा में बदलना, ये इसका आंसर हो जाएगा जाके सेकेंड। आगे देखिए, जुगाली करने वाले जानवरों को भोजन को जुगाली करने वाला नाम दिया गया है। भाई देखो, जो जानवर देखा वो खाना खा लेते हैं लेकिन बाद में खड़े खड़े वो अपना मुंह से खाना खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, ये क्या होता है, उसको कहते हैं जुगाली करना। जानवर पहले तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह पेट में लेके नहीं आते, बीच में फिर से उसको अपने मुंह में लेके आते हैं, वही खाना को फिर बाद में उसको जुगाली करते, पचाते हैं उसको। ठीक है, उनको ये पूछा गया है उनको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें भाई नाम क्या दिया गया है, निगल लिया और आंशिक रूप से पच गया। ठीक, जुगाली करने में क्या होता है, निगल लिया और उसका आंशिक रूप से पच गया। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, जुगाली करने वाले पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्दों का सही क्रम बताओ, क्या होगा भाई। देखो, निगलना, आंशिक पाचन, पहले भाई खाना खा लिया उन्होंने, आंशिक पाचन हुआ, फिर से जुगाली कर चबाना, मतलब फिर से उसको खाना निकाला फिर चबाया, फिर उनका पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा, क्वेश्चन अगला क्या है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में क्षुद्रांश का अच्छा स्रोत है, रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। भाई रुक्षांश किसे कहते हैं, भाई जो खाना आपका होता है जिसको फाइबर युक्त भोजन कहते हैं, इसका कौन सा अच्छा एक स्रोत बताया गया है। ठीक, क्योंकि सेलुलोज युक्त खाना एक जो फाइबर युक्त भोजन का अच्छा स्रोत है, क्यों भाई ये अच्छा स्रोत, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते हैं, मनुष्य में सेलुलोज पाचन के एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए जो भाई होता है सेलुलोज युक्त जो खाना होता है ये आपके फाइबर युक्त भोजन होता है, इसमें ये अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक, देखिए भाई अब आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है ये। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। इसी प्रकार हम लोग सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर इसमें करीब 16-17 चैप्टर हैं, हम लोग सब कर लेंगे जाके इसमें एक ही वीडियो में। आगे देखते हैं, रेशा से कपड़ा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कहा जाता है। पता है, रेशम को जो प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीड़ों का पालन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या जाता है, पालन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेशम उत्पादन कहा जाता है उसको। ठीक, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रेशम का एक प्रकार नहीं है। भाई निम्न में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है बताइए। देखिए, एक होता है शहतूत रेशम, ये भी प्रकार है आपका, एक होता है मूंगा रेशम, एक होता है तसर। तसर की जगह आपने टसर रेशम सुना, टसर, तो ये टसर वही वाला टसर है जो तसर दिया गया है। और एक दिया गया, इसमें दिया गया मोथ रेशम, ये कोई नहीं होता भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके फोर्थ हो जाए, नहीं पूछा कि प्रकार नहीं, तो यही इसका नहीं, कोई प्रकार नहीं है ऐसा कोई मोथ रेशम का। आगे देखिए, पहली जानवर को मारे बिना प्राप्त पशु रेशे से बना एक उपहार खरीदना चाहती थी। पहली है, कोई लड़की है पहली, वो जानवर को मारे बिना प्राप्त पशु रेशे से बना एक उपहार खरीदना चाहती थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपहार खरीदने के लिए उसको खरीदना चाहिए। मतलब एक पहली नाम की लड़की है, वो ऐसा उपहार खरीदना चाहती है जो पशु से भी प्राप्त हुआ हो लेकिन उसको पशु को मारा ना गया हो। बताइए उसको ऐसा क्या खरीदना चाहिए। देखिए, ऊनी शाल,
रेशम का दुपट्टा, पशु के फर की टोपी, चमड़े की जैकेट। भाई देखो चमड़े की जैकेट लोगे तब भी वहाँ पे चमड़ा प्रयोग होता है, मारा गया होगा जानवर। पशु के फर की टोपी ये भी नहीं। जो ऊनी साल होती है भाई अपनी, ये होता है क्या इसमें, इसमें जो नहीं भेड़ होती है, भेड़ों के ऊपर से बाल निकाल लिए जाते हैं, उससे साल बनाई जाती है। ठीक है, कई प्रकार की भेड़ें होती हैं आपके अपने राजस्थान में होती हैं, और ऊपर चले जाएंगे आप लोग कश्मीर साइड, वहाँ भेड़ें पाई जाएंगी, उनसे साल बनती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जानवर मारा भी नहीं जाएगा और उसको उपहार मिल जाएगा, जानवरों वाला उपहार। आगे देखते हैं, रेशम का रेशा प्राप्त होता है, जो रेशम का रेशा प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है बताइए। ये प्राप्त होता है आपका कोकून से। ऊनी रेशम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं होता है, ऊनी रेशम है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं होता है। देखिए बकरी से भी प्राप्त होता है, अल्पाका से भी प्राप्त होता है, अल्पाका और लामा। लामा भेड़ कहाँ पर होती है, आपकी जम्मू कश्मीर पाई जाती है। ठीक है, लेकिन मोथ ऐसा कुछ नहीं है, मोथ ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिससे प्राप्त होता है मोथ। ठीक है, चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया है, चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया है, उसको बताना है। वांछित गुणों वाले संतानों का चयन करना। ठीक, वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना है भाई, यही एक इसका आंसर हो जाएगा जाके। कौन सी है ये चयनात्मक वाली प्रक्रिया है, चयनात्मक प्रजनन की प्रक्रिया कौन सी है, वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना, यही इसका आंसर हो जाएगा जाके। भेड़ के सेड कतरने वाली समान प्रक्रिया क्या है, जो भेड़ के भाई सेड का मतलब जो भेड़ के जो बाल काटे जाते हैं उसको निकालते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए। वो प्रक्रिया कहलाती है ऊन हटाना। क्या कहलाती, ऊन हटाना। आगे देखिए, रेशम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये भाई आपका किया जाता है रेशम कीट पालन। भाई रेशम उत्पादन करो क्या करो, रेशम कीट पालन का प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रेशम की रीलिंग है, रेशम की रीलिंग क्या है, पूछा गया बताया गया है रेशम की रीलिंग है, ये क्या है, इसकी भाई हो जाएगा जाके आंसर, कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया, कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया। ठीक, या फिर क्या होता है, ये रेशम रीलिंग बोलते हैं इसको, रेशम की रीलिंग। ठीक, याद रखें क्या है, कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेशम की रीलिंग, जो कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया। रेशम के कीड़े किससे बने रेशे का स्राव करते हैं, रेशम के कीड़े किससे बने रेशम का स्राव करते हैं बताइए। ये करते हैं भाई प्रोटीन का, प्रोटीन से बने रेशे का स्राव करते हैं भाई, कौन, रेशम के कीड़े। आगे देखिए, चैप्टर नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ, बस इसमें केवल कितने थे, 10 केवल थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। ठीक, देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, ताप मापने वाले यंत्र को कहते हैं बताइए, ताप मापने वाले यंत्र को क्या जाता है, कहा जाता है, सबको पता होगा ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बताइए। किसी को याद आ रहा है इसमें, भाई देखो बैरोमीटर नहीं होता है, अमीटर भी नहीं होता, वोल्ट मीटर भी नहीं होता, बैरोमीटर हवा के दाब को मापता है, और भी होते इसी प्रकार ये सारी लाइट में होते हैं, ये होते हैं प्रयोग, अमीटर वोल्ट मीटर। तो क्या हो जाए, थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर का टेम्परेचर मापते हैं। जब देखो अगर फीवर आता है तो हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है हम किस तापमान के क्रम को माप सकते हैं, उसमें कितना टेम्परेचर मापा जा सकता है मैक्सिमम, उससे मापा जा सकता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस तापमान क्रम को माप सकते हैं। क्यों माप सकते हैं इसमें, क्योंकि भाई नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है भाई 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, और इसमें 35 से 42 तक इसका एक मानक बना दिया कि इतना नापेगा, तो भाई 37 होता है, 37 से ऊपर गया, जब बुखार आएगा तो ऊपर ही जाएगा थोड़ा, वो तो 42 तक चला नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको इतना मानते हैं, इसीलिए इसको 35 से 37 रखा गया। आगे देखते हैं, निम्न में से सही कथन को पहचानिए, सही कथन को आपको पहचानना है। ठीक, क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों को मापने के लिए किया जाता है, गलत बात। सही कथन क्या, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, अभी हमने बताया ना 37 से 42 केवल नाप सकते हैं उसमें। आगे देखिए, कमरे का तापमान मापने के लिए, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ये भी गलत भाई, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, हाँ भाई ये बिल्कुल है, प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर आपका होता है उसका डॉक्टरी थर्मामीटर अधिक होता है, लेकिन उसका चर्चा की जाए, उसका कितना परिसर होता है, उसका कितना परिसर होगा, माइनस कितना होगा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 110 डिग्री तक। ये किसका होता है, ये प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर होते हैं उनका मानक दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं, सूर्य से हम ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा आती है, जो सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्माहट महसूस होती है, देखते हैं हम लोग धूप बैठते गर्म लगती है, वो किस प्रकार से ऊष्मा में नीचे आती है, वो आती है आपकी विकर्ण के माध्यम से, विकर्ण होते हैं किरणों के माध्यम से ऊष्मा आती है। ठीक, एक कण से दूसरे कण में, चौथे कण में, इस तरह से आती है ऊष्मा।
आगे देखते हैं, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचार किस प्रकार से होता है। बताइए, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा का संचार किस प्रकार से होता है, उनका चालन से होता है। आगे देखते हैं, वैसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने देती है उसे क्या कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने देती है उसे क्या कहते हैं, उसे सुचालक कहेंगे, सुचालक। क्योंकि भाई क्या होगा, जैसे मान लो आप गर्म कर रहे हो, कोई चीज़ गर्म कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर से भी आपको गर्माहट लगे, क्योंकि ऊष्मा उसके अंदर से आप पीछे भी खड़े हो किसी लोहे के सीट के, तो आपको गर्माहट महसूस होगी। जैसे ऐसा कुचालक नहीं होता, कुचालक मान लो है, उसको गर्म कर दिया जाए तो आपको पीछे खड़े होंगे तो आप गर्म नहीं लगेगा। ठीक, आगे देखिए, सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल लकड़ी की तुलना में ठंडी महसूस हो, क्योंकि भाई जो संगमरमर की टाइल है, एक टाइल लकड़ी की टाइल है, तो ठंडी महसूस होगी। कौन सी, संगमरमर वाली। क्यों होगी महसूस, ये इसमें पूछा गया, रीजन पूछा गया है। बताइए क्या रीजन दिया गया है। लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। जो भाई लकड़ी की टाइल है, ठीक, लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। मतलब भाई लकड़ी की जो टाइल होती है उसमें ज़्यादा गर्म नहीं होती है, ना वो ठंडी होगी गर्म, ठीक है, तो इसी वजह से संगमरमर टाइल ज़्यादा ठंडी होती है। आगे देखते हैं, एक भिखारी ने सर्द मौसम में खुद को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया है, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिलती है। क्योंकि भाई एक भिखारी है कोई, उसने अपने आप को पेपर से लपेट लिया, क्यों उसको गर्म रखने में मदद मिलेगी। बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, अखबारों के परतों के बीच घर्षण से गर्मी पैदा होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, अखबारों के परतों के बीच फंसी हवा गर्मी की कुचालक होती है। भाई जो परत बनाते हैं हम लोग, उसके बीच में उसने कई परतों से लपेट लिया, उसके बीच जो गर्म हवा फंस जाती है वो गर्मी को कुचालक बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेकेंड इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, पहली और बूझो, ये हमें चैप्टर 6 में भी नाम मिले थे। पहली एक लड़की होती है, बूझो एक लड़का होता है, ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहली ने पाया उसका तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जबकि बूझो ने 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। पहली बात तो हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, जो 37 डिग्री तापमान होता है, 98 पॉइंट अपना ये शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस निकाला जाए तो 37 डिग्री होता है। ये भी दोनों बराबर, मतलब उसका नॉर्मल तापमान है दोनों का। बस उसने क्या किया, पहली ने फ़ारेनहाइट में बताया और बूझो ने सेंटीग्रेड में बताना है या सेल्सियस में बताया है। ठीक, तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, बताइए। दोनों बराबर हैं तो ये अधिक ये भी नहीं होगा, कम ये भी नहीं होगा। ठीक, देखिए तीसरा नंबर, दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है, मतलब दोनों के शरीर का तापमान बराबर है, बट अंतर क्या, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का अंतर है। ठीक, आगे आता है अध्याय नंबर 5। क्या है इसका नाम, क्या है, अम्ल क्षार और लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्लीय स्वभाव का नहीं है। कौन अम्लीय स्वभाव का नहीं है, कौन इसमें दिए गए नाम दिए गए नीचे अम्ल के स्वभाव का नहीं है, ये भाई देखना है। नींबू का रस, भाई ये तो होता है अम्ल के स्वभाव का। इमली, ये भी भाई खट्टी होती है, बहुत ज़्यादा अम्ल के स्वभाव की होती है। और ये कच्चा आम, भाई ये भी होता है। लेकिन भाई जो खाने का सोडा होता है इसमें कोई अम्लीय स्वभाव नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाने का सोडा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिरके में अम्ल उपलब्ध है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है। भाई सिरका जो होता है घर में बनाया जाता है या कहीं भी स्थान में बनाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है भाई एस्टिक अम्ल होता है। कौन सा, एस्टिक अम्ल होता है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है, कौन सा सूचक नहीं है भाई, बताइए। हल्दी प्राकृतिक सूचक नहीं है भाई, हल्दी भी देखो प्राकृतिक सूचक आपका है, और गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये भी आपका है, लिटमस भी आपका प्राकृतिक सूचक है, ये तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, इनमें से कोई नहीं, मतलब नहीं वाला कोई ऐसा है नहीं जो प्राकृतिक सूचक ना हो। ठीक, इनमें से कोई नहीं। चूने के पानी में पाए जाने वाला हाइड्रोक्साइड, भाई कौन सा होता है, चूने के पानी में पाए जाने हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूधिया मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है भाई, बताइए। इसका क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है भाई इसका दूधिया मैग्नीशियम का सूत्र। अम्लीय मृदा के उपचार के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। जो भाई मृदा अपनी अम्लीय होता है उसके उपचार के लिए हम किसका करते हैं भाई उपचार, मतलब इस्तेमाल करते हैं CaOH का होल ट्वाइस का करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, जल में अम्ल का घोल बनाने का सही तरीका क्या होता है। जल में अम्ल घोल बनाने का सही तरीका क्या है, बताइए। अम्ल में पानी मिलाएं, अम्ल में पानी मिलाएं नहीं भाई, पानी में एसिड मिलाएं भाई, ये तरीका बेस्ट होगा आपको। पानी में एसिड मिलाएं धीरे धीरे, ठीक है, ना कि अम्ल में सीधे सीधे पानी डाल दो। हो सकता है कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाए, उसका कोई तरीका नहीं होता है।
गलत तरीका होता है। पानी में एसिड मिलाएं धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि पानी में जब एसिड मिलाओगे, इस गिलास में पानी, इधर से आप वो डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो, तो धीरे धीरे जाएगा एसिड अपना असर खत्म करता चला जाएगा और इसमें मिलता चला जाएगा, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, उदासीनीकरण प्रक्रिया में हमेशा, उदासीनीकरण प्रक्रिया के उत्पाद हमेशा होते हैं, जो भाई उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है उसके उत्पाद कैसे होते हैं, हमेशा उसके उत्पाद होते हैं नमक और पानी, हमेशा उत्पाद इसके क्या होंगे, नमक और पानी। आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था भाई, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन से रंग दिखाई देंगे। इसका जो पेस्ट होगा भाई हल्दी का, इसको एक बार अम्ल में मिलाया और एक बार क्षार में मिलाया, तो कौन कौन से रंग आएंगे, देखिए भाई बताइए। इसमें भाई आएगा, अम्ल में मिलाने पर पीला रंग आएगा और क्षार में मिलाने पर लाल आएगा। आपने कभी देखा होगा आपके कपड़ों पर अगर हल्दी लग जाती है, देखा हल्दी के थोड़ा स्पॉट एक खाना गिर जाता है, फिर आप लोग जो साबुन लगाते हैं उसके ऊपर ऐसे करके, देखा वो लाल कर देता है। भाई सबसे अच्छा उदाहरण तो वही है, क्योंकि क्या किया उसमें क्या होता है, साबुन क्षार होता है, और क्षार हल्दी के ऊपर जैसे क्षार बना मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लाल कर देगा, और वहाँ पर अगर अम्ल गिराएं तो वो पीला हो जाएगा। ठीक, आपने कई बार देखा होगा कपड़े गिरने में, कपड़े धुलने पर। फेनोप्थलीन एक सिंथेटिक संकेतक है और अम्लीय और क्षारीय घोल इसके रंग क्रमशः होते हैं। इसके रंग कैसे होते हैं बताइए। इसके रंग होते हैं भाई रंगीन और गुलाबी। कैसे रंग होते हैं, रंगीन और गुलाबी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसकी गुणवत्ता में सुधार की मिट्टी में क्या मिलाना चाहते हैं। भाई मिट्टी बहुत क्षारीय है, मान लो बहुत ज़्यादा क्षारीय है, उसमें साबुन जैसा जो होता है, और उनमें पौधे अच्छे से विकसित नहीं हो पा रहे, उसकी गुणवत्ता सुधार के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाएगा। ठीक, क्या मिलाया जाएगा भाई, ये मिलाया जाएगा कार्बनिक पदार्थ। क्या मिलाया जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। अगर हम बोल दें अगर मिट्टी में अम्ल ज़्यादा, मिट्टी अम्लीय मिट्टी है, तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, तो उसमें मिलाया जाएगा भाई बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना। ये दोनों चीज़ें कब मिलाई जाएंगी, अगर अम्लीय होने पर। ठीक, ये मिलाया जाएगा अम्लीय होने पर, और कार्बनिक पदार्थ कब मिलाए जाएंगे, क्षारीय होने पर, याद रखेंगे ये। ठीक, आगे देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक रंग निम्नलिखित में से किसका अर्क है। जो लिटमस है वो किसके प्राकृतिक में से किसका अर्क है। ठीक, ये है आपका अर्क लाइकेन का। आगे देखिए, उदासीनीकरण प्रक्रिया है। उदासीनीकरण प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है बताइए। उदासीनीकरण ऐसी प्रक्रिया है, क्या है उसका, रासायनिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। भाई उदासीनीकरण प्रक्रिया ऐसी होती है जिसको आप इधर से भी कर लें और इधर से कर लें। ठीक है, ये क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, बट ये जो उसको उल्टा ना किया जा सके, ये आपकी उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले रंग देता है। एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल कर देता है। समाधान क्या है भाई इसका बताइए। इसका समाधान क्या है, इसका समाधान है क्षारीय। ठीक भाई, एक घोल हल्दी सूचक के रंग को फिर लाल कर देता है। भाई कोई है उसमें क्या मिला दे, हल्दी के पीले से लाल करना है, क्या मिला दे, क्या बनाया, कपड़े पर अगर आपके हल्दी लग जाए, अब आपको वहाँ पे साबुन लगाए, क्षार लगाए, लाल कर देगा। वही चीज़ सेम इसमें होगा, क्षारीय कर दोगे लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पदार्थ के समूह में अम्ल होते हैं। भाई कुछ पदार्थ दिए गए, नाम दिए गए, किसमें पदार्थ में अम्ल होगा बताइए। ठीक है, एक क्षार होता है अम्ल में, देखिए अंगूर नींबू पानी में क्या होगा, इसमें भी नहीं होगा अम्ल। सिरका साबुन, इसमें भी नहीं होगा। दही मैग्नीशिया का दूध, नहीं भाई। दही और सिरका, इसका आंसर क्या होगा, दही और सिरका, इसमें क्या होगा जाके भाई, इस पदार्थ में अम्ल होगा। रंगहीन विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक मिलाने से कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। इस समाधान की प्रकृति क्या है। इस समाधान की प्रकृति क्या है बताइए। इस समाधान की प्रकृति है या तो अम्लीय या उदासीन। ठीक, या तो अम्लीय या उदासीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन अम्ल क्षार का सूचक है। निम्न में से कौन अम्ल क्षार का सूचक है बताइए। कौन है अम्ल क्षार का सूचक, भाई आपका हल्दी है। कौन है, हल्दी। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6, क्या है नाम इसका, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या नाम है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। भाई पहला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं निम्न में से, बताइए भाई। रासायनिक परिवर्तन की कौन सी घटना है, देखिए रंग में परिवर्तन, ये भी भाई घटना है। किसी गैस का बनना, ये भी भाई रासायनिक है भाई। ठीक है, और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, ये भी भाई आपकी रासायनिक घटना है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है,
कौन नहीं है भौतिक परिवर्तन? भाई पानी के जमना ये भी भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, और पानी का चीनी में घुलना, पानी में चीनी घुलना ये भी भौतिक। लेकिन कागज़ का जलना, जो भाई कागज़ जल के देखा वो कागज़ आप जलाएं तो उसमें पहला हल्का सा तेल ऐसा निकलता है, उसके बाद वो उसके वाइट वाइट कलर का धुआं निकलता है, उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है, और बाद में सूखा सूखा उसका ऐश बचता है, पाउडर बचता है। तो भाई ये क्या हो जाता है? ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ना कि भौतिक परिवर्तन होता है, कागज़ का जलना। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फिर यहाँ पे क्वेश्चन अगला आता है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए। धातु में जंग लगना ये भी भाई रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का खराब होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है आपका। अभी हमने ऊपर देखा कागज़ का जलना ये भी रासायनिक, तीनों रासायनिक परिवर्तन है। और पूछा जा रहा है इसमें कौन नहीं है, बताइए। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है ये। आगे देखते हैं, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उपाय है। भाई जब लोहे को जंग लगता है उसे बचाने के लिए क्या उपाय है, बताइए। उसका उपाय है लोहे को ग्रीस करना। भाई लोहे के ऊपर ग्रीस लगा दिया जाए सब में तो क्या हो जाएगा इस पर, ठीक। अगर लोहे को पेंट करना ये भी उपाय है। लोहे के ऊपर जिंक का लेप लगाना ये नहीं है भाई, इनमें से सभी एक ऑप्शन है, या तो इसमें एक कौन सा हो जाएगा? लोहे को ग्रीस करना। देखिए स्टेनलेस स्टील एक है, क्या है स्टेनलेस स्टील? क्या है? एक मिश्र धातु है। अगर ये मिश्र धातु है तो इसमें कौन को मिश्र धातु वो होती है जिनमें कई सारी धातुएं मिली होती हैं। फिर स्टील में कौन कौन सी धातु होती है भाई? लोहा होता है, और कौन होता है? निकिल होगा, और कौन होगा आपका? क्रोमियम होगा, ठीक। ये इसमें स्टील में धातुएं होती हैं जिसकी वजह हार्डनेस आती है इसमें, अच्छा इसमें लंबे समय से चलती है स्टील। ओजोन परत का अपघटन है, बताइए। ओजोन को जो ओजोन परत है इसका अपघटन है वो कौन सी क्रिया बताई जाती, कौन सी प्रक्रिया? ये भाई क्या आपकी, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन परत जो अपघटित होती है ये आपका रासायनिक परिवर्तन। कैसे? ओजोन जो होता है आपका, ओजोन का O2 में टूटना, ये आपका ऑक्सीजन में टूट जाता है ओजोन, ठीक है। ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? अच्छा बताइए भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? बार बार नाम आ रहा भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? ऐसे परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, जो कोई नया पदार्थ नहीं बनाते हैं, केवल पदार्थ का आकार और रंग बदल देते हैं। जो भौतिक परिवर्तन क्या होंगे? जो नया पदार्थ नहीं बनाएंगे, ठीक है, केवल उसके पदार्थ का आकार और रंग बदल देंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक। अब बताइए इसमें पूछा गया कौन सा फिर होगा भाई, बताइए इसके ऑप्शन देख के बताइए, ठीक। अभी हमने कहा कोई नया पदार्थ नहीं बनाते भौतिक परिवर्तन, केवल उसके आकार को परिवर्तन कर देते हैं। देखिए लोहे का जंग लगना ये भाई क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आकार को बदल देता है, नया पदार्थ बना दे। पता चला वहाँ पर पदार्थ था लोहा, बना दिया उसने, पूरा उसको खराब करके रख दिया, ऐसे पूरा पाउडर टाइप बना देता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन ये भी नहीं होगा। मोमबत्ती के जलना, देखिए भाई उसमें मोमबत्ती क्या जलना, मोमबत्ती जलाते हैं देखा होगा, नया पदार्थ बना देता है, बिल्कुल वो उसमें ख़त्म कर देता है, पूरा मोम जला के बिल्कुल ख़त्म कर देता है। लेकिन मोम का पिघलना, मोम को पिघलाते हैं, या मोम पहले आपके मोम हार्ड मोम था, ऐसे बॉक्स टाइप का था शेप में, आपने उसको पिघलाया, मोम को पिघल गया, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या, ये आपका भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनाया, बस केवल उसका आकार और रंग बदल दिया, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा जाके? इसका आंसर हो जाएगा मोम का पिघलना। अब देखिए निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? अब बताना है आपको रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक, बताइए कौन सा हो जाएगा जाके? तारों का टिमटिमाना, नहीं भाई ये भी नहीं है। सब्जियों का पकाना, फलों का काटना, पानी को उबालना। देखिए इसमें सब्जियों का पकाना आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन है भाई? ये देखो सब्जी का में एक प्रकार से अगर बन जाती है दोबारा, क्या सब्जी को दोबारा उसी शेप में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार वो चीज़ हो जाए दोबारा से फिर से हम उसी शेप में उसको ले आए। आपने मोम को पिघलाया, लिक्विड बन गई, फिर से मोम को ठंडा किया, फिर से वो अपने शेप में आ गई वापस। लेकिन सब्जियों में ऐसा नहीं होगा, रासायनिक में भाई एक बार चेंज हो गया। जैसे हम लोहे में जंग लग गई, क्या लोहे के जंग से दोबारा उसको लोहा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। जैसे सब्जी एक बार पक गई आपकी, क्या उसको सब्जी से पुराना दोबारा कच्ची सब्जी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा जाके? रासायनिक परिवर्तन हो गया जाके सब्जी का पकना। आगे देखिए रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकते हैं, कौन कौन शामिल हो सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में, बताइए। केवल रंग में परिवर्तन, कौन सा होता है? केवल रंग परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन, केवल गैस का विकास, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा जाके भाई? या तो सब हो जाए, या तो कोई एक हो जाएगा जाके। कौन सा हो जाएगा जाके? उपरोक्त में से कोई एक या सभी हो जाएंगे जाके। जब दूध दही में बदलता है, अगला क्वेश्चन है 10वां, जब दूध दही में बदलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताइए। जब दूध भाई दही में बदल रहा है तो क्या सत्य होगा? इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदल जाती है, बताइए ऐसा कुछ होगा? भाई बिल्कुल होगा। तरल भाई जो होती है, जब दूध को भाई बहुत देर तक गर्म किया जाता है, आप गर्म करते हैं ना, देखा वो दूध धीरे धीरे गाढ़ेपन में आ जाने लगता है, ठीक है। इसका रंग बदलता है, बिल्कुल भाई इसका रंग बदलता है, रंग बदलता है इसका। ये तो नहीं होना चाहिए भाई,
दूध में रंग कहाँ बदलता है, दूध तो सफ़ेद का सफ़ेद ही बना रहता है, इसका स्वाद बदल जाता है। हाँ भाई, इसका स्वाद जरूर बदल जाता है, ठीक। और इसके परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है भाई। एक बार दूध से आप खोया बना लें, क्या खोए से दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएंगे जाके, पहला हो जाएगा जाके, तीसरा, चौथा। देखिए इसका कौन सा आंसर सही है, पहला, तीसरा, चौथा, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी ने लोहे से बने अपने मुख्य द्वार को लोहे से रंगवा दिया। एक आदमी ने लोहे से बने अपने मुख्य द्वार को लोहे से रंगवा दिया, ठीक। अब भाई क्या, क्यों रंगवा दिया, इसका रीजन दिएंगे, इसे जंग से रोकने के लिए, ठीक। बिल्कुल सही बात है भाई, रंग से, लोहे गेट को पेंट से बचा, जंग से रोकेगा। इसे धूप से बचाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, दो लोहे में आपने पेंट कर दिया उसको धूप से, ऐसा कुछ नहीं होता, धूप से बच जाएगा। इसे सुंदर बनाने के लिए, हाँ भाई ये भी सही है कि भाई पेंट से रंगा गया तो सुंदर लगने लगा गेट। इसे धूल मुक्त बनाने के लिए, ये भी गलत बात है भाई। इसके आंसर कौन कौन से होगा, केवल पहला जंग से बचाएगा और उसे सुंदर बनाने के लिए, पहला और तीसरा। कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा, आंसर फोर्थ हो जाएगा जाके। आगे देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है। लौह स्तंभ निम्नलिखित में से निम्न तथ्यों के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से कौन सा तत्व इसकी लंबी स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। एक भाई है क्या, आप कुतुब मीनार जाए, वहाँ देखा होगा बीच में वहाँ जो बरामदा ऐसा है, वहाँ पे बीच लौह स्तंभ है, बहुत ऊंचा सा है, बहुत हैवी है, ये हमने भी जाके वहाँ देखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या, वो कहते हैं वो बहुत जमाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का लगा, वो आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। सही बात है ये, बिल्कुल अभी भी वैसा ही नहीं, अब तक वो लोहे गम, जबकि उसमें कोई छाया भी नहीं, ऐसे धूप में खड़ा है, बारिश में खड़ा है, लेकिन उसमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। इसके लिए, स्थिरता के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक, बताइए। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ये 7 मीटर ऊंचा वजन का है, इससे कोई मतलब नहीं, जिम्मेदारी इसमें क्या जिम्मेदारी है ऊंचा होने से। इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम है, लेकिन इसमें कोई इसका लंबे होने जिम्मेदार नहीं है। इसका निर्माण 1600 वर्ष से भी पहले हुआ था, ये भी बात सही, लेकिन इसका इस इतनी लंबी अवधि के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी भाई, यही इसके लिए इसकी लंबी अवधि, लंबी स्थिरता का जिम्मेदार है, क्योंकि इतनी लंबी अवधि के बाद भी जंग नहीं लगी। अगर जंग लग जाती तो ये खत्म हो जाता, धीरे धीरे गल जाता लोहा वहीं पे, ठीक। ये इसकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार इसी वजह से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाई अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, ठीक है। हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत अगर लग रही है कि आप कुछ मेरी वीडियो से मदद मिल रही है, तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, आपको अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है, हमने तो ये MCQs कराए हैं मेरे चैनल पर, मैडम ने यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर शॉर्ट नोट्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, जिसको आप एक तरह के हर चैप्टर की समरी टाइप की कह सकते हैं। आप वहाँ से भी जाके वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है। बताइए, जो गैल्वेनीकरण होती है, प्रक्रिया होती है, किसमें ये प्रक्रिया होती है, इसके ऊपर लेप लगाया जाता है, किसमें जंग लगने के लिए ये इसको लगाया जाता है भाई, बताइए। ये लोहे के ऊपर करी जाती है, लोहे में गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कर दी जाए तो इसे जंग से बचाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पहली की माँ ने गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई, ठीक है, चाशनी बनाई। ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग अलग हो गए। ये इंगित करता है, क्या इंगित करता है बताइए भाई। ये इंगित करता है कि भौतिक परिवर्तन है ये, जिसे उल्टा किया जा सकता है। पहले भाई चाशनी बनाई, फिर उसको ठंडा किया गया, ठीक है, उसको सूखा गया, तो वो आपके बाद में क्रिस्टल में बन जाएगा, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसे उल्टा प्रक्रिया किया जा सकता है। आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना। रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, गर्मी बाहर दी जा सकती है, लेकिन कभी अवशोषित नहीं की जा सकती है भाई, यही तो गलत है इसमें कथन, ठीक। आगे देखते हैं, अच्छा पहले और भी देख लेते हैं। ध्वनि उत्पादन हो सकती है, रंग परिवर्तन हो सकता है, एक गैस विकसित हो सकती है, ये हो सकते हैं, लेकिन कौन सा गलत है। गर्मी बाहर दी जा सकती है, लेकिन कभी अवशोषित नहीं की, ये गलत हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और फिर इसे घोलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी मिलाया गया। चरण फर्स्ट, ठंडा होने पर, ये हो गया चरण फर्स्ट, ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग अलग हो गए। ये चरण सेकेंड है। बताया गया चरण फर्स्ट और सेकेंड, ये बताया गया इसमें, देखिए क्या है, क्रमशः भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भाई दोनों में क्या होगा ये बताइए, क्या भौतिक और रासायनिक दो पर अलग अलग होंगे क्या, पहले में रासायनिक होगी और दूसरे में भौतिक होगा, नहीं भाई, क्या होगा, दोनों में भौतिक परिवर्तन होंगे, ठीक, दोनों में भौतिक परिवर्तन होंगे, दोनों चरण जो हुए दोनों भौतिक परिवर्तन होंगे। देखिए अब आपका आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या भाई, मौसम, जलवायु एवं जानवर
का जलवायु के अनुसार अनुकूलन। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला इसका देखते हैं। मौसम बुलेटिन में प्रतिदिन प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखें। ठीक, मौसम बुलेटिन में प्रतिदिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखें। तो भाई ये क्या होता है देख रहे हैं, तो उसके विषय में क्या हमें पता चलता है, दिन का उच्चतम तापमान और रात का सबसे कम तापमान। तो ये हो जाएगा जाके डिवाइड, जो होता है मैक्सिमम तापमान देखा होगा पहले पेपर में आता था या न्यूज़ में बताता आज का मैक्सिमम तापमान इतना रहेगा और न्यूनतम इतना रहेगा। तो भाई मैक्सिमम तापमान कब जाएगा, दिन में जाएगा, और सबसे न्यूनतम तापमान कब जाएगा, रात में जाएगा जब मौसम ठंडा होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दी गई परिभाषाओं में से जलवायु की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। बताइए जलवायु की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। एक वर्ष में मौसम की स्थिति में परिवर्तन, ये क्या है, ये नहीं है भाई। कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न, कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न। ठीक, और कुछ वर्षों का कुछ वर्षों में मौसम के पैटर्न में बदलाव, गर्मी के दौरान मौसम की स्थिति। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड, कई वर्षों का मौसम औसत मौसम पैटर्न। ठीक है, ये इसकी मौसम की परिभाषा हो जाएगी जाके। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेगिस्तान जलवायु का संक्षेप का वर्णन करता है। रेगिस्तान जलवायु को संक्षेप में वर्णन करता था, कौन सा, बताइए रेगिस्तान जलवायु कैसी होती है। बताइए भाई रेगिस्तान की जलवायु कैसी होती है। देख तो भाई गर्म होती है जलवायु वहाँ की, और शुष्क होती है। शुष्क मतलब सूखी जलवायु होती है। ठीक, वहाँ कोई नमी नहीं है, कोई आर्द्रता नहीं होती वहाँ पे, गर्म और शुष्क। ये भाई रेगिस्तान की जलवायु को एक लाइन में बता रहा है। आगे देखिए, पहली एक वन्यजीव अभ्यारण्य में गई जहाँ उसने पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों की घनी वनस्पति और बंदर और हाथी, पक्षी, सांप, मेंढक आदि देखे, जैसे विभिन्न प्रकार के जानवर देखे। ठीक है, इस अभ्यारण्य में सबसे संभावित स्थान कहाँ है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान कहाँ है। भाई जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, पेड़, पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, घनी वनस्पति, तो भाई सबसे अच्छा स्थान कहाँ होगा, इसका ये पूछा जा रहा है। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा जाके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भाई ये सारे जहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, इस टाइप का अभ्यारण्य होगा, वहाँ आपको कहाँ मिलेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जानवरों की कुछ अनुकूलन विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी दी गई, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, त्वचा के नीचे वसा की परत। ठीक, त्वचा के नीचे वसा की परत। आगे देखिए, लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे, फिसलन भरा शरीर और सफ़ेद मोटा फर। इसमें से कौन ध्रुवी भालू के अनुकूलन विशेषताएं हैं। भाई ध्रुवी भालू कैसा होता है, देखा होगा अपने व्हाइट कलर का होता है, जो कि बर्फ में रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग पोलर बियर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर बियर कहते हैं भाई इसको। ठीक, तो इसकी कौन कौन सी हो जाएंगी जाके भाई विशेषताएं। देखिए, उसमें मोटा सफ़ेद फर होता है, बिल्कुल भाई ये तो बात सही है। लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे होते हैं, भी बात सही। त्वचा के नीचे वसा की परत जमी होती है, लेकिन फिसलन भरा शरीर नहीं होता। फिसलन भरा शरीर किसका होगा, जहाँ पर जो इंसान गीले में रहेगा, ये नहीं होगा। बाकी इसके सही आंसर क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ हो जाएगा जाके। देखिए कैसा कोई ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। हाँ भाई फोर्थ में है। देखिए आगे देखिए, पेंगुइन कैसी होती है भाई, आपको पता है पानी में रहती है और बाहर भी रहती है उसको। ठीक, पेंगुइन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए, गलत कथन बताना है। वे एक साथ घूमते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है, तैर नहीं सकते, ये गलत बात है भाई, तैर सकते, पेंगुइन बिल्कुल तैर सकती हैं। उनके पैर जालदार होते हैं। ठीक है, उनका शरीर सुव्यवस्थित है। कौन सा इसका हो जाएगा, नहीं है भाई, सेकेंड है इसका आंसर। ये कथन गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की निम्नलिखित पर्यावरणीय स्थितियाँ पढ़ें। जो भाई उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, उनकी पर्यावरणीय स्थितियाँ कैसी होती हैं, ये भाई इसमें देखना है हमें। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, गर्म और आर्द्र जलवायु। भाई बात सही है, गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। दिन और रात की असमान लंबाई, ऐसा होता है कि दिन लंबे होते दिन रात छोटे होते, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये गलत है। देखिए, प्रचुर मात्रा में वर्षा, बिल्कुल ठीक बात है भाई, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे वहाँ पे वर्षा तो जरूर होगी। और प्रचुर मात्रा में नमी, प्रचुर प्रकाश और नमी, जहाँ प्रकाश भी होगी नमी होगी तभी भाई कई प्रकार की वहाँ पे वनस्पतियाँ उग पाएंगी। देखिए कौन सा उन स्थितियों में पहचानो दिए गए हैं, उपरोक्त सूची में उन स्थितियों की पहचान करें जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बड़ी संख्या में पौधों जानवरों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। भाई बताओ कौन से हो जाएंगे जाके, तो हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे भाई, ये भी होगा प्रचुर मात्रा में वर्षा और नमी होना। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, देखिए कहीं है किसी ऑप्शन में, हाँ भाई आपका ये देखिए पहले ये थर्ड ऑप्शन में कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ।
पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र है भाई, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कहाँ है? सबसे ठंडा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक, कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र सबसे ठंडा क्षेत्र है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ को चुने। बेजोड़ चुनना है भाई आपको। ठीक, मतलब जो किसी मिल ना हो। ठीक है, त्वचा के नीचे मोटी परत, ठीक है, सफ़ेद फर, ये भी बात भाई सही है। ठीक है, नुकीले पंजे वाले चौड़े पैर, ठीक है, लंबी पकड़ने वाली पूंछ, भाई ऐसा कुछ नहीं। ये इसका देखिए, ये जो होता है सब वो क्या बताया मैं, ध्रुवीय जो भालू होता है उसके नीचे, त्वचा के नीचे मोटी परत होती है, ठीक है, सफ़ेद फर भी होते हैं, नुकीले पंजे होते हैं, लेकिन लंबी पकड़ने वाली पूंछ नहीं होती इसमें। ठीक, ये गलत हो जाएगा, ये इसका बेजोड़ हो जाएगा जाके। देखिए अब आपका आता है चैप्टर नंबर 8 हवा, तूफान, तूफान एवं चक्रवात। ठीक, चैप्टर नंबर 8। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। जो फायर अलार्म होता है आपका, आग लगने की स्थिति में धुएं का पता लगाता है। अलार्म कमरे में ऐसा अलार्म कहाँ लगाया जाना चाहिए? बताइए, ऐसा अलार्म कमरे में कहाँ लगाया जाना चाहिए? कुछ आइडिया है आपको? भाई बिल्कुल है, क्योंकि जो धुआं होगा नीचे आग लगे, धुआं उठ के तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया गया दरवाजे के पास, दरवाजे के पास अगर यहाँ दरवाजा है मान लो, क्या यहाँ से धुआं ऐसा जाएगा? यहाँ नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? छत के ऊपर लगाया जाए। देखेंगे मॉल में आप जाएँ या घरों में, जो फायर अलार्म होती है ऊपर लगी होती हैं। ठीक, क्योंकि फिर वहाँ से होता है क्या, वहीं से पानी वाला एक जेट लगा होता है, उससे पानी के फव्वारे का बौछार किया जाता है, जिससे आग बुझ जाए। ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 4 हो जाएगा, छत पर। आगे देखते हैं, समुद्री हवा की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र 8.1 में 4 योजनाबद्ध चित्र दिखाए गए हैं। इनमें से कौन सा सही दिशा देता है? भाई समुद्री हवाओं की एक दिशा दर्शाने वाला चित्र बनाया है, इनमें से कौन सा सही है? बताइए भाई। अब ये देखिए, ये हवा इधर से जा रही है, हवा इधर से जा रही है, मिल जा रही है, ऐसा कुछ होता नहीं भाई। हवा चलेगी तो ऐसे चक्रवाती हवा चलेगी, वो तो जो एक तरफ से जाएगी एक तरफ मिलेगी जाके। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाँ इसमें देखिए सही है, इधर से जा रही फिर ये इधर से आ रही है, मतलब हवा ऐसी ऐसी चल रही है। ठीक, ये हवा, इसका ये आंसर का सही होना चाहिए। आगे भी देख लेते फिगर, वैसे ये आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज है, वो देखिए क्लॉकवाइज, हवा क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी। ठीक, ये भी आपको देखना पड़ेगा इसमें, क्या हवा एक इधर चली जाए इधर से, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आंसर इसका सेकंड सही होगा। देखिए ये वाला, इसमें हवा क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज वाला गलत होता है, ये वाला सही होगा। आगे देखिए, एक ये दिया गया फिगर दिया गया है, एक बच्चे को दूसरे स्ट्रॉ के खुले भाग के बाद हवा उड़ाते हुए दिखाया गया, जिसका दूसरा सिरा एक शीतल पेयजल की बोतल में है। देखिए इस टाइप का एक दिखाया गया है, स्ट्रॉ से फूंक रहा है, एक बोतल में है और एक उसके मुख में दबाए हुए अपने। ठीक, दिखाया गया जिसका दूसरा सिरा शीतल पेय की बोतल में है। यह देखा गया कि जैसे स्ट्रॉ के खुले सिरे पर हवा डाली जाती है, उसमें शीतल पेय का स्तर बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कभी भी बोतल में एक स्ट्रॉ डालें और उसमें हवा का प्रवाह करें, देखो नीचे से बोतल बढ़ने लगती। क्यों बढ़ने लगती है भाई? उसमें जब हवा जाएगी नीचे जाके गैस बनेगी, गैस का कहीं ना कहीं उसमें वो बन जाएगा, जाके क्या बोलते हैं उसको, बबल बोलते हैं, बबल बनेगी जाके बोतल में, तो वो पानी बबल अपना स्थान करके पानी का लेवल ऊपर आएगा, ये बताया गया। आगे देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से पेय के स्तर में वृद्धि का सबसे अच्छा कारण बताता है। कौन सबसे अच्छा कारण बताता है? देखिए क्या बताता है, हवा चलने से पुआल के खुले हिस्से में दबाव कम हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखते हैं शीतल पेय की बोतल के खुले सिरे पर हवा लगने से उसका स्टॉक गिर जाता है। आगे देखते हैं, हवा के झोंके से भूसे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है। ये कहाँ से भूसा आ गया इसमें? हवा के झोंके से बोतल में शीतल पेय की सतह पर दबाव पड़ जाता है, सतह पर दबाव नहीं बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका क्या होगा, हवा चलने से पुआल के खुले हिस्से में दबाव कम हो जाएगा, जाके दबाव कम होगा तो भाई वो पानी ऊपर आ जाएगा जाके। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तूफान के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तूफान जब आता है तो बिजली गिरती है, तो हमें क्या स्थितियाँ वहाँ पे बरतनी चाहिए? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पेड़ के नीचे आश्रय ना लें। भाई किसी पेड़ के नीचे आश्रय ना लें, बिल्कुल सही बात है। ठीक, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आश्रय ना लें पेड़ के नीचे। ठीक, आगे देखते हैं, धातु के सिरे वाले छाते के नीचे आश्रय ना लें, बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी सही सावधानी बरतना है। खुले के नीचे रहो, क्योंकि बिजली पेड़ में गिरती है, उसी के सारा आदमी के कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। खुले धातु के सिरे वाले छाते के नीचे आश्रय ना लें, बिल्कुल सही बात है।
खुले गैरेज, भंडारण, शेड आदि के आश्रय ना लें। गैरेज होता है भंडारण, शेड जो होती है लोहे की उसके नीचे आश्रय ना लें। फिर क्या कह रहा है, खुले में बस में आश्रय ना लें। भाई खुले में बस में बिल्कुल भाई यहाँ तो ले सकते हैं आश्रय ना, अगर आप बस के अंदर बैठे हैं किसी में, तो ये आपका ये सावधानी बरतनी चाहिए। इनमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आंसर, फोर्थ हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है, इनमें से सही नहीं है भाई, ये सही नहीं है क्योंकि ये तो कह रहा है ना लें। भाई यहाँ तो ले सकते हैं ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा। बाकी ऊपर वाली चीज़ें नहीं करनी है हमें। निम्न में से कौन सा स्थान चक्रवात से प्रभावित होने वाली सबसे अधिक संभावना है। बताइए चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, स्थान दिए गए हैं कुछ, सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आएगा बताइए। मुंबई में, गोवा में, पोरबंदर में, पुरी में। पुरी भाई आपको किधर पड़ेगा, इधर देखें अगर आप मैप में देखा जाए, आपका मैप अगर यूँ होता है, भारत का मैप अगर आप यूँ देखेंगे, ठीक है, यूँ होता है भाई, यूँ ऊपर ऐसे चला जाता है ऊपर। पुरी करीब आपको उड़ीसा साइड पड़ेगा भाई, इधर साइड पुरी पड़ेगा आपका, ठीक है। ये और आ गया, आगे देखते हैं। ऐसा होगा पुरी करीब भाई इधर साइड पुरी पड़ेगा, तो भाई कहाँ से होगा, सबसे अधिक साइड कहाँ पे आएंगे, जो आपका पूर्वोत्तर होता है, जो पूर्वी राज्य होता है, इधर से भाई सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो इसका कहाँ से सबसे ज़्यादा, पुरी में आएगा, क्योंकि इधर ही से आता है, यहाँ से, ठीक, जो ये होती है आपकी बंगाल खाड़ी होती है, उसी में से आपके सबसे ज़्यादा चक्रवात मिलते हैं। आगे देखते हैं। एक कमरे के प्रवेश द्वार पर पर्दा लटका हुआ है। एक कमरे के प्रवेश द्वार पर पर्दा लटका हुआ, एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है, ठीक, जो पर्दे के समांतर है। यदि गलियारे में तेज हवा चलती है तो पर्दा हट जाएगा। गलियारे में अगर तेज हवा चलेगी तो पर्दा हट जाएगा, मतलब पर्दा हट के किधर जाएगा बताइए, कमरे के अंदर धकेल दिया जाएगा, कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा। कहाँ पर धकेला जाएगा, कमरे के बाहर धकेला जाएगा भाई, ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, क्या है, मिट्टी, ठीक। हम लोग चैप्टर बाई एमसीक्यूज कर रहे हैं, और जितने भी चैप्टर इसमें एमसीक्यूज मिले, हर चैप्टर के जो लास्ट में दिए रहते हैं वो हमने आपके सीधे सीधे एक वीडियो में सारे निकाल के रख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 है मिट्टी। पहला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव को विकास और अस्तित्व के लिए नमी, ब्रैकेट में पानी है, और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भाई, मिट्टी में जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनके विकास और अस्तित्व बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, नमी होता है और पानी चाहिए होता है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह निवास स्थान चुने जहाँ की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पानी और पोषक तत्व हों। अब भाई दिए जा रहे नीचे विकल्प दिए गए, कहाँ की मिट्टी में मिट्टी में पानी और पोषक तत्व होंगे, बताइए। मरुस्थल की मिट्टी में क्या होंगे भाई, बिल्कुल नहीं होंगे। वन, खुला मैदान, क्रिकेट का मैदान, भाई वन होगा, वन इसका आंसर। देखिए वन जहाँ पे होते हैं, जंगल जहाँ वन होते हैं, वहाँ पे देखे होंगे वहाँ की मिट्टी में जो नमी बनी रहती है, मतलब पोषक तत्व भी होते हैं, क्योंकि पेड़ से जो पत्तियाँ गिरती रहती है उसी से खाद बनती रहती है, सबसे ज़्यादा पोषक यहीं पे होंगे, वन में, ठीक। इसीलिए आपको जड़ी बूटी सबसे ज़्यादा वनों में मिलती हैं। आगे देखिए, जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। किस लेयर में होती है बताइए, ये लेयर पूछा जा रहा है, मिट्टी की सतह दी गई, कौन सा हो जाएगा जाके, ये आपका हो जाएगा जाके ए हॉरिजन। कौन सी हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ए हॉरिजन में क्या होता है, जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में खनिज और पानी और खनिज की उपलब्धता है। कहाँ से हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए हॉरिजॉन, ठीक, आंसर इसका ए हॉरिजॉन हो जाएगा जाके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है। जो मृदा संरक्षण हम लोग करते हैं, मतलब मिट्टी को बचाते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है, हम लोग किसकी रक्षा करें, जो भाई मृदा का संरक्षण बना रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा, ऊपरी मिट्टी, जो आपकी मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसी में सबसे ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व होते हैं, मृदा का संरक्षण वहीं से हो सकता है। अगर हम लोग ऊपरी मिट्टी को बचा ले जाते हैं तो आपकी मृदा उसकी बची रहेगी। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। देखिए, अपक्षय मिट्टी के निर्माण की एक बहुत तेज प्रक्रिया है। अपक्षय होती है जो अपक्षय मिट्टी के निर्माण की बहुत तेज प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है, ये सही बात है भाई। रेतीली मिट्टी में उसमें पानी डालें बिल्कुल तुरंत लगेगा पानी सूख गया, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दोमट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी होती है, ऐसा नहीं होता है, दोमट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी नहीं होती है। आगे देखिए, ऊपरी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। फिर हमने बताया ऊपरी वाली जो मिट्टी होती है, खेत में देखा होगा ऊपरी मिट्टी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें ह्यूमस मतलब बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, उसी में फसल होती है आपकी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2nd और 4th हो जाएगा जाके। तो कहीं ऑप्शन है 2nd 4th भाई, हाँ ये है आपका, ठीक। देखिए आपके इसमें भी आपके 4 केवल थे, इसके ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए आपके। अब आता है आपका अध्याय 10, जीवों में श्वसन।
ठीक है। मनुष्य, पहला क्वेश्चन है मनुष्य श्वसन तंत्र का प्रथम स्तर क्या है? बताइए, मनुष्य जो श्वसन तंत्र होता है उसका प्रथम स्तर क्या है? ये क्या है? नासा गुहा, जिसको नाक से जहाँ सांस लेता है वो, ठीक है। प्रथम यही इसका स्तर, प्रथम लेयर यही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अंतः श्वसन में डायाफ्राम की गति होता है। जो डायाफ्राम होता है आपका, जो वहाँ पे फेफड़े होते हैं, उसकी गति कैसी होती है ये पूछा जा रहा है। गति उसकी कैसी होती है? उसकी गति होती है नीचे की ओर। किधर होती है? नीचे की ओर। याद रखें, क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए। ये क्या है? अंतः श्वसन में डायाफ्राम की गति कहाँ होती है? नीचे की ओर हमेशा होती है। नीचे, ऐसी गति होती है हमेशा उसकी, नीचे की ओर, ठीक। आगे देखते हैं। उच्चवसन में हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? उच्चवसन कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसको टेक आउट करते हैं बाहर। सांस को अंदर लिया और सांस को बाहर निकाला। इसमें कौन सी गैस को हम बाहर निकालते हैं? पूछ रहे हैं, बिल्कुल सरल सवाल है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, मेढक शरीर के किस अंग से शोषण करता है? बताइए, मेढक शरीर के किस अंग से शोषण करता है? पानी के अंदर रह के भी वो, देखो मिट्टी के अंदर घुसा रहता है, फिर भी वो उसको सांस मिलती है। कैसे मिलती है? उसको त्वचा से शोषण कर लेता है। कौन? मेढक, ठीक है। त्वचा, मेढक में ऐसा गुण पाया जाता है कि जो अपनी स्किन से शोषण कर लेता है। हम लोगों में ऐसा हो जाए तो भाई कितनी अच्छी बात हो जाए। हम लोग कहीं भी बने रहें, जरूरी थोड़े कहीं भी दबे रहें, ठीक। पानी, मछलियाँ पानी के अंदर से शोषण करती हैं। भाई मछलियाँ भी होती हैं, ऐसा उनके अंदर भी होता है। मछलियाँ पानी के अंदर बनी रहती हैं और शोषण करती रहती हैं। कैसे करती रहती हैं बताइए? शोषण ये करती रहती हैं गिल से, ठीक। जिनको गिल्स नहीं कहते, जो मछली की ऐसी मछली होती है, ऐसी देखा होगा आपने, ऐसी मछली होती है। उसके यहाँ देखोगे जो पंख ऐसा बना होता है उसको गिल्स कहते हैं उनको। वहाँ से शोषण करती रहती है। आगे देखिए, अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन होती है 21% होती है। जो हम लोग वायु लेते हैं, वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो जो अपने वायुमंडल कितनी ऑक्सीजन है उसमें भाई 21%, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन कितनी है? सबसे ज़्यादा 78% है। कभी कभी जब हम, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न होता है? अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है भाई, लगा लीजिए, किस पे स्टार लगा लीजिएगा। इसमें आपका क्या होगा? इसमें भाई क्या होगा उत्पन्न? केवल लैक्टिक एसिड उत्पन्न होगा। क्या होगा? केवल लैक्टिक एसिड। कब ये होगा? जब हम कोई भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होगा? केवल लैक्टिक एसिड, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। यह शोषण करता है। कैसे करता है शोषण? अब ये देखते हैं भाई, इसमें ये कैसे करता है शोषण? एरोबिक रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन, गलत बात, ये भी नहीं होगा। एरोबिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन, नहीं भाई। अवायवीय रूप में अल्कोहल का उत्पादन, कैसे होगा इसका आंसर? अवायवीय रूप में श्वसन का उत्पादन, अल्कोहल का उत्पादन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। आगे देखते हैं, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां हिलती हैं। भाई जो सांस छोड़ते हैं हम लोग, दौरान पसलियां हिलती हैं, तो भाई कैसे हिलती हैं बताइए? किस तरह से हिलती हैं? नीचे से अंदर की ओर, ऊपर से अंदर की ओर, नीचे से बाहर की ओर। कैसे हिलेंगी? नीचे से अंदर की ओर पसलियां हिलेंगी, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए आगे क्या बताया गया इसमें, जिसमें शरीर में O2 मुक्त करता है, शरीर को O2 प्रदान करता है, O2 प्रदान करता है, ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को तोड़ता है, ठीक। आगे देखते हैं, शरीर को CO2 से छुटकारा पाने में मदद करता है, ठीक। और शरीर में पानी, कोशिकाओं में पानी पैदा करता है। बिल्कुल नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। कौन सा? शरीर में देखो, एक तो पहले आपको ऑक्सीजन प्रदान करेगा, ठीक, और शरीर को CO2 से छुटकारा पाएगा। ये दो हो जाएंगे जाके, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा जाके इसका आंसर। कहीं है फर्स्ट और थर्ड? हाँ भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मछलियाँ अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। मछलियाँ अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएँ होती हैं। गलफड़े मछली की मदद करते हैं। भाई मछलियाँ गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं, प्रचुर मात्रा में रक्त की वाहिकाएँ होती हैं। गलफड़े मछली की मदद करते हैं। भाई गलफड़े होते हैं, मछली की मदद किस प्रकार से मदद करते हैं, जरा ये बताइए। देखिए आप ऑप्शन देखते हैं इसके। हवा से ऑक्सीजन लेना, नहीं भाई, हवा से ऑक्सीजन क्या? मछलियाँ उड़ती थोड़े, बाहर थोड़े निकलती हैं, पानी के अंदर एक ऑक्सीजन लेती हैं वो। पानी में घुली ऑक्सीजन लें, हाँ भाई, इसकी सहायता करती हैं।
पानी जो उसके गलफड़े होते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन लेते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। केंचुआ मेंढक अपनी त्वचा से सांस ले लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है। भाई जो केंचुआ होते हैं और मेंढक होते हैं, अभी मेंढक का बताया था, अब आपका केंचुआ मिल गया। दोनों अपनी स्किन से मतलब त्वचा से सांस ले लेते हैं। इन्हें दोनों से गुण पाया जाता है। ये मिट्टी के अंदर या कीचड़ के अंदर रह के भी सांस लेते रहते हैं, जिस कारण से दोनों की त्वचा होती है। कैसी होती है त्वचा? देखिए नम और चिपचिपापन होता है उनकी। आप कभी मेंढक को छुए उनमें नमी रहेगी और चिपचिपापन रहेगा, ऐसे सेम केंचुआ में होता है। ठीक है, आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन 12 थे आपका। अब आता है क्वेश्चन, ठीक क्या है क्वेश्चन? जंतुओं एवं पादप में परिवहन। आते हैं जंतुओं एवं पादप में परिवहन, चैप्टर नंबर 11 आपका। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है भाई। हृदय में रक्त परिवहन, हृदय एवं रक्त वाहिनियां शरीर के किस तंत्र का निर्माण करती हैं? जो भाई आपकी होती हैं हृदय एवं रक्त वाहिनियां होती हैं शरीर के किस तंत्र का निर्माण करते हैं? जो तंत्र होते हैं जैसे श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, पाचन तंत्र और जनन तंत्र इसमें दिए गए हैं। तो कौन से करेंगे? ये भाई आपका परिसंचरण तंत्र का करेंगे, जिनसे आपके रक्त के का पूरे शरीर में वहन होगा, परिवहन होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के लिए असत्य है? कौन सा कथन धमनियों के लिए असत्य है? बताइए। धमनियों की बात की जा रही है, ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में ले जाती हैं, बिल्कुल सही है। इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, ये भी सही है। इनकी भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं, मतलब ये बढ़ जाती हैं। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब सही है, तो मतलब इनमें से कोई नहीं, असत्य पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शरीर में हृदय के अंदर उपस्थित निचले कक्ष को क्या कहते हैं? भाई जो शरीर के अंदर होता है निचले कक्ष को क्या कहते हैं? हृदय के अंदर भाई नी से निचले और नी से निचले और नी से निलय, क्या आंसर हो जाएगा? निलय। ऐसा आप लोग पढ़ लेंगे इसको। आगे देखते हैं हृदय स्पंदन मापने को यंत्र को क्या कहते हैं? जो आपके हृदय की धड़कन अपनी निकलती है, देखा होगा आपने, जो लबडब की होती है, इसको किससे नापा जाता है? किस यंत्र को क्या कहते हैं मापने वाले? जो आपने देखो डॉक्टर लोग गले में टांगे रहते हैं, डाले रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक, क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग आला भी बोलते हैं। देसी भाषा में क्या कहते हैं? आला बोला जाता है इसको। शरीर में जहाँ मूत्र जमा होता है उसे कहते हैं, शरीर में जो अपने शरीर में मूत्र जहाँ पे जमा होता है, जहाँ स्टोर होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मूत्राशय। क्या कहा जाता है? मूत्राशय। आगे देखिए मूत्र में यूरिया की मात्रा समानता होनी चाहिए, जो नॉर्मल होनी चाहिए। मूत्र में यूरिया कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल यूरिया पूछ रहा है, एक आंकड़ा होता है जो उसका परफेक्ट वही होता है 2.5%। कितना होता है? 2.5%। मूत्र में यूरिया की मात्रा होनी चाहिए 2.5% की। वह पेशी नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है कहलाती है। भाई कौन सी नली होती है जिसके अपने में जो मूत्र स्टोर होता है और शरीर से बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक, वे पाइप की तरह होते हैं जिनमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊपर उल्लिखित सुविधाओं के योग्य है? बताइए कौन सा है ये भाई? ये आपका हो जाएगा जाके फ्लोएम ऊतक। कौन सा हो जाएगा जाके? फ्लोएम ऊतक हो जाएगा जाके आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है भाई? पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन के गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके माध्यम से होता है? ये भाई आपका होता है कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पसीने की ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं? मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पे पसीना नहीं निकलता है? ये पूछा जा रहा है मेन में। पसीने की ग्रंथियाँ नहीं होंगी तो वहाँ से पसीना ही नहीं आएगा। कहाँ से होती हैं भाई? खोपड़ी, बगल, हथेलियाँ, ओंठ। कहाँ से होता है? ओंठ से कभी भी पसीना नहीं निकलता है। आप कभी भी महसूस करना, फील करना। खोपड़ी से भी निकलता, बगल से भी निकलता, हथेलियों से ये बात है। खोपड़ी में कैसे निकलता है? कभी आप हेलमेट लगाना, बाइक चलाते हुए देखना, आपका शरीर पूरा भीग जाएगा, खोपड़ी पूरी। ठीक, आगे देखते हैं 11 नंबर। एक ऊंचे पेड़ में मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ खींचने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? ये बल पूछा जा रहा है, कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल? नहीं भाई, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लगता है। परिवहन बल ये भी नहीं होता है। फिर एक आता है आपका सक्शन बल और एक संचालन। कौन सा हो जाएगा जाके? सक्शन बल हो जाएगा जाके। जो भाई आपका होता है, जो ऊंचे पेड़ होते हैं, पेड़ों में मिट्टी से पानी और खनिज लेके जाते हैं, कौन सा बल होता है? सक्शन बल होता है। इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए, आ सकता है आपका। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों को गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्टों को गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं। कौन सी गैस के रूप में निकालते हैं? बताइए। वही निकालते हैं आपका अमोनिया गैस के रूप में अपने
अपशिष्ट पदार्थों को गैसीय रूप में बाहर निकाल देता है शरीर से। ठीक है, इस चैप्टर में आपके 12 MCQs थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पादप में जनन है भाई। ये चैप्टर क्या है? पादप में जनन। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का प्रकार पूछा जा रहा है, नहीं है भाई। कौन सा हो जाएगा जाके? देखो, खंडन ए भी आपका अलैंगिक का, मुकुलन ए भी आपका है और बीजाणु जनन ए भी है, तो मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक, सारे ये भाई अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं, इसमें नहीं वाला पूछा जा रहा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा जीव होता है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करेगा? बताइए कौन सा होगा वो आपका होगा ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, आगे देखते हैं, मांस या फर्न जैसे पादपों का जनन किस विधि द्वारा होता है? आपके देखे पादप होते हैं मांस या फर्न। ठीक है, इसका पूछा जा रहा है ये जनन किस प्रकार से होता है, किस विधि द्वारा होता है? ये आपका भाई होता है बीजाणु जनन से। कैसे? बीजाणु जनन, बीज से उसका उत्पन्न हो जाना बीजाणु जनन कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किसमें एक लिंगी पुष्प नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें एक लिंगी पुष्प नहीं होते हैं? बताइए। एक लिंगी पुष्प नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके, ठीक है, मक्का में भी एक लिंगी होता है, खीरा भी होता है, पपीता भी होता है, लेकिन सरसों आपका एक लिंगी पुष्प नहीं होता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा पुष्प नर के प्रजनन भाग का घटक नहीं है? बताइए भाई, कौन सा हो जाएगा जाके? ये हो जाएगा जाके नर पूछ रहा पुष्प के नर का। ठीक है, ये एक इसमें दिया कि वर्तिका दिया गया, ये होता है आपका, ये मादा का भाग होता है, पुष्प के मादा का भाग होता है। ठीक, जबकि पुंकेसर हो गया, परागकोशक तंत्र हो गया, ये सारे आपके पुष्प के नर प्रजनन के भाग होते हैं, जबकि वर्तिका जो होता है, जो वर्तिका ये आपकी मादा की होती है। ठीक, आगे देखते हैं, युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। ठीक, युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। क्या प्रक्रम कहलाता है? बताइए भाई, इसमें क्या प्रक्रम कहलाएगा? ये कहलाएगा निषेचन। ठीक, नर और मादा जब मिलते हैं, जो युग्मनज बनते हैं, उसके प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन होता है वो। ठीक, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन का भाग होता है? बताइए, पौधे का कौन सा भाग होता है जो लैंगिक प्रजनन का भाग होता है? कौन सा भाग होता है? देखिए, फूल भी होता है, बीज भी होता है और फल भी होता है। ठीक, लैंगिक प्रजनन का भाग, बट शाखा से कोई भी प्रजनन नहीं होती है। ठीक, पौधे में, तो उसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लीला ने देखा साफ पानी वाला एक तालाब, एक सप्ताह के भीतर हरे शैवाल से ढक गया। प्रजनन की किस विधि से शैवाल इतनी तेजी से फैल गए? भाई, शैवाल जो होते हैं पानी के सतह के ऊपर से फैले रहते हैं। देखो, हरा हरा पानी लगता है, शैवाल होते हैं। देखा का वो एक साफ पानी था, उसमें एक सप्ताह के भीतर सारे शैवालों ने उसको ढक लिया ऊपर से। ये विधि किस विधि द्वारा शैवाल इतनी तेजी से फैले हैं? बताइए। ये विधि होती है आपकी विखंडन विधि होती है। कौन सी होती है? विखंडन विधि होती है। ठीक, याद रखेंगे इसको। सहजन और मेपल के बीज हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाए जाते हैं, क्योंकि उनमें एक गुण होता है, सहजन का और मेपल के बीज होता है, सहजन का पेड़ होता है, मेपल होता है, ये हवा द्वारा लंबी दूरी तक चले जाते हैं उड़ते हुए, और वहाँ पे जाके जहाँ गिरेंगे वहाँ पे जाके अपना पौधा इनका उग जाएगा। तो इनमें ये गुण कौन सा गुण होता है? बताइए, इसमें ये गुण पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसमें कौन से होते हैं? इसमें जो बीज होते हैं वो पंख वाले बीज होते हैं, जो उड़ते चले जाते हैं। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। आलू के पौधे की आंख क्या होती है? जो देखो, आंख क्या होता है, जैसे मान लो ये आलू है आपका, देखो इसमें गड्ढा ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा किल्ली टाइप निकली होती है, किल्ली जिसको बोलते हैं हम लोग, निकला रहता है यहाँ से, पेड़ ऐसे ऐसे करके आलू में निकले रहते हैं, इसको आलू की आंख कहते हैं। ठीक, वो क्या होता है? वो पूछा जा रहा है, वो क्या होता है पूछा जा रहा है। ठीक, बताइए क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होती है, कली ब्रायोफिल्म पत्ती की है, कली ब्रायोफिल्म पत्ती की है। इसको कहा गया है, ब्रायोफिल्म को क्या कहा गया है? अंकुरित पत्ती वाला पौधा। ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ से पौधे में अंकुरण हो सकता है, इसको क्या कहते हैं? अंकुरण पत्ती वाला पौधा। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा जाके। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? केवल एक से अनेक अंडाणु, एक से अनेक अंडाणु, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका, पौधों के लैंगिक प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल भाई ये भी सत्य है इसका, पौधे बीज से प्राप्त होते हैं। दो पौधे हमेशा
आवश्यक होते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। जरूरी थोड़ा है कि दो पौधे हमेशा आवश्यक हों। परागण के बाद निषेचन हो सकता है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है, परागण के बाद इसका निषेचन हो सकता है। आगे देखिए फोर्थ, केवल कीट ही परागण के कारक, ऐसा कुछ नहीं है, कीट परागण कारक नहीं होते हैं। ठीक, उनमें स्वपरागण भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। परागण से तात्पर्य क्या है, परागण क्या है ये पूछा जा रहा है, बताइए। परागण से तात्पर्य क्या होगा, देखिए, पराग कोश से कलंक तक पराग का स्थानांतरण। अब कलंक क्या बोला गया इसमें, कलंक क्या है, कलंक आपको वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है, कल को कलंक को कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, पराग कोश से कलंक या वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण। ठीक, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखिए चैप्टर नंबर 13 है आपका गति एवं समय। आपका चैप्टर नंबर 12 समाप्त हुआ, इसमें आपके 13 केवल MCQ थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए चैप्टर नंबर 13 क्या है, गति एवं समय। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होता है, ये होती चाल आपकी होती है। आपने चाल का फॉर्मूला पता होगा आपको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो क्या कर, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, तो क्या होगी चाल। भाई किसी एक ही चाल से दूरी तय करने, मान लो 60 किलोमीटर से जा रहे हैं भाई किसी जगह पर, हमें इस स्थान से A स्थान से B स्थान तक जाना है। ठीक, और इसी एक चाल से जाएंगे लोग 60 किलोमीटर पर आवर से जाएं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, दूरी तय कर, एकांक समय मतलब एक ही समय में जा रहे हैं, ये आपकी चाल कहलाएगी, चाल। आगे देखते हैं, घड़ियों की कार्यविधि में किस तरह की गति इस्तेमाल की जाती है। जो घड़ियों की कार्यविधि होती है उसमें किस तरह की गति कहलाती है, बताइए। घड़ी कैसी होती है, घड़ी मान लो ऐसी होती है, उसकी कार्यविधि क्या होती है, एक ही के सहारे घूमती रहती है, उसकी सुइयां ऐसी घूमती रहती गोल गोल, तो क्या हो जाएगी, रेखी गति। रेखी गति कहती है सीधी होती है, घूर्णन गति भी नहीं होती है, वो अपने स्थान पूरी घूमती हैं। ये क्या आवर्त गति होगी, कैसे, आवर्त गति। जो आवर्त गति कैसे, एक ही स्थान पर जगह घूमती रहे। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। चाल का मात्रक नहीं हो सकता, बताइए। चाल का मात्रक नहीं हो सकता है, देखिए मीटर पर सेकंड ये हो सकता है। ठीक, मीटर प्रति घंटा ये भी हो सकता है भाई, मीटर में सेकंड चला है, और फीट प्रति सेकंड ये भी हो सकता है, बट मिनट और मीटर ये नहीं हो सकता है। मीटर पर मिनट हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, दौड़ते समय हाथों की गति किस प्रकार की गति से जुड़ी होती है। भाई हम लोग जब देखा होगा दौड़ते हैं, मनुष्य का ऐसे हाथ होता है, ऐसे मुड़ा हुआ हाथ होता है भाई, ऐसे करके हाथ होता है, वो किस प्रकार की गति करता है भाई, ये कंधा हो गया जाके, ये सर हो गया जाके इंसान का, वो गति ऐसे देखा, हाथ अपना ऐसा चलता रहता है भाई, भागते हैं एक हाथ ऐसा जाएगा, बार बार आगे भी चलता रहता है, इधर जाएगा, तो ये आपकी गति कैसी गति होगी, ये आपकी दोलन गति होती है। दोलन गति कैसी होती है, एक लोलक को देखा बांधा जाता है, फिर उसको हवा में इस तरह छोड़ दिया तो ऐसे से जाएगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, उसी प्रकार हाथ भी आपके पीछे जाएगा आगे जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी गति हो जाएगी, दोलन गति हो जाएगी जाके। आगे देखते हैं, गाड़ियों में लगा ओडोमीटर क्या मापने काम आता है। जो भाई गाड़ियों में मीटर लगा होता है जिसको ओडोमीटर कहते हैं, वो क्या मापने काम आता है, समय मापता है, नहीं भाई चाल मापता है, नहीं, वो दूरी मापता है। क्या मापता है, दूरी मापता है। ठीक है, कितना चल गया, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ये सब नापता है। नियत चाल से गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। नियत चाल से कोई वस्तु एक गति करती है, वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, उसका होता है सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो उसका ग्राफ होगा एक सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूरी और समय का ऐसे बनेगा, मान लो ये, तो एक स्ट्रेट लाइन चलती चली जाएगी इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय मापने के लिए नहीं किया जा सकता है, बताइए। टपकता हुआ नल, हाँ भाई इसमें कर सकते हैं समय मापने के लिए। कैसे कर सकते हैं, आप किसी में भर दें, पानी भर दें, या अपने बीकर में पानी भर दिया भाई, इसमें छोटा सा छेद किया, उस छेद को इस तरह से फिट किया कि पता चला 1 घंटे में पूरा ही खाली कर देगा। आपने इसे मार्क कर दिया कि जब आधा हो जाएगा तो मतलब ये आधा घंटा हो जाएगा, तो इससे माप सकते हैं। एक होता है सरल पेंडुलम, भाई ये भी होता है सरल पेंडुलम, इससे भी आपका समय माप सकते हैं। अगला होता है आपका, फिर अगला होता है दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया। भाई देखा हो कभी आप किसी छाया आपने देखी, आपने ऐसा कुछ देखा कि इसकी छाया भी, ये खंबा इसकी छाया भी इतनी यहाँ पे है, आपने देखा इसकी थोड़ी देर बाद छाया ऐसी आ जाएगी, मतलब कुछ समय इतने में यहाँ बज जाए 2 बज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको समय माप सकते हैं, लेकिन आंखों का झपकना, इससे कुछ समय नहीं माप सकते। कभी कभी आँख लंबी देर तक झपकाते हैं, कभी जल्दी जल्दी झपका लेते हैं, इससे समय नहीं माप सकते। तो मतलब आंसर हो जाएगा 4th, नहीं पूछा गया था। ठीक, चित्र में 2 घड़ियां ए और बी दिखाई गई हैं। यहाँ देखिए 2 घड़ी दी गई हैं, ए और बी दिखाई गई हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, दिखाई गई हैं घड़ी एक में 1 घंटे और 1 मिनट की सुई है, जो आपका एक ये ए है ये बी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए में 1 घंटा की सुई है 1 मिनट की सुई है, ठीक, जबकि बी में 1 घंटे की सुई मिनट के साथ में 1 सेकेंड की। देखिए इसमें 3 सुई है, इसमें 2 सुई हैं केवल। इन घड़ियों में के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक। कथन देखते हैं, 30 सेकेंड का अंतराल घड़ी ए द्वारा मापा जाता है। घड़ी ए द्वारा क्या 30 सेकेंड का अंतराल मापा जाता है, ये इसमें देखा गया है। ऑप्शन बी क्या है, 30 सेकेंड द्वारा 30 सेकेंड का समय अंतराल घड़ी बी द्वारा नहीं मापा जा सकता है, ठीक, ये भी नहीं मापा जा सकता है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 मिनट का समय अंतराल ए और बी दोनों द्वारा मापा जा सकता है। देखिए भाई इन सब में सेकेंड, ठीक है, सेकेंड मापा जा रहा था इसमें ए से, ठीक, 30 सेकेंड, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं माप सकते हैं। और 30 सेकेंड का समय अंतराल बी द्वारा नहीं मापा, इसमें तो मापा जा सकता है, इसलिए गलत हो गया, ठीक, बी वाला। और सी वाला क्या कह रहा है, 5 मिनट का समय अंतराल ए और बी दोनों से मापा जा सकता है। बिल्कुल भाई, जब मिनट की सुई है, अगर मिनट की सुई 12 से 1 पे अगर आ गई यहाँ पे और इसमें भी आ गई, तो ये आपके 5 मिनट हो जाएंगे, ठीक, 5 मिनट हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जाके। आंसर देखते हैं, दो छात्रों को तालिका ए और तालिका बी द्वारा वर्णित गति के लिए दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए कहा गया, ठीक, कहा गया। चित्र में दिया गया ग्राफ सत्य है, ठीक है। बताइए दूरी और समय का ग्राफ बनाने के लिए कहा जाता है, कौन सा ग्राफ सही है इसमें ये बताना है, कौन सा बताना है, ए और बी के लिए, दोनों के लिए कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक। आगे देखिए, एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो बस की स्पीड पूछी जा रही है। बताइए एक बस 90 मिनट में 5400 किलोमीटर की यात्रा करती है, बस की स्पीड बताओ, बताओ भाई। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी भाई कितनी है, 54 किलोमीटर, समय कितना 90 मिनट है। और सारे आंसर देखिए किस में दिए गए, आंसर सारे मीटर प्रति सेकंड दिए गए, तो हम लोग सबको मीटर में बदल लेते हैं और इसको सेकंड में कर लेते हैं, 90 × 60 कर देते हैं, ठीक है। 2 जीरो इसको काट दिया, इसको काट दिया, 9 छके 54 और 6 से 6 कर दिया, तो क्या हो गया, 1 मीटर सॉरी, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे। क्यों 2 जीरो हैं, क्योंकि भाई 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1 जीरो बच गया, तो यहाँ पे 6 बच गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं, यदि हम गति को एस से तथा दूरी को डी से तथा समय को टी से निरूपित करते हैं, तो इन राशियों के बीच संबंध क्या है, तो इन राशियों के बीच संबंध पूछा जा रहा है, ठीक। तो इन राशियों के बीच संबंध क्या है, संबंध आपका क्या हो गया, एस बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, एस बराबर दूरी कितनी हो गई भाई, टी, दूरी हो गई डी, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, टी ये हो गया। और देखिए यही चीज़ आपकी सेम इसमें दी गई, क्या दी गई इसमें, एस बराबर 1/t × डी, इस डी को यहाँ तुम्हारा आ जाएगा, तो ये किस में हो गया जाके संबंध, ये 3rd में हो गया जाके, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। आगे देख चित्र का अवलोकन करें, ठीक, अवलोकन किया, क्या दिया गया इसमें, एक स्वतंत्र धागे में एक लोलक बंधा हुआ है, ठीक है। ए और बी जिस जीरो पे उसकी स्थिति समान होती है, इधर से ए जाता है फिर बी बार बार ही जाता है, ये दिया गया। क्या पेंडुलम जिसको कहते हैं, एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि उसके द्वारा यात्रा करने में लिया गया समय पूछा जा रहा है, क्या समय लेगा, उसकी समय अवधि पूछी जा रही, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, कब इसका समय हो जाएगा जाके, पूरा समय अवधि कितनी हो जाएगी, ए से बी, पहले ए से बी जाएगा, ठीक, और वापस बी पे आएगा। देखो ए से बी जाए फिर वापस बी पर आए, ये पूरी इसकी समय अवधि होगी, एक समय अवधि हो जाएगी पूरी, ठीक है। आगे देखिए, चित्र में एक दोलन करता हुआ लोलक दिखाया गया है, बिल्कुल भाई, ये देखिए दिखाया गया है। बॉब को ए से सी तक जाने में लगा समय, देखिए बॉब को ए से सी तक जाने में, यहाँ तक जाने में लगा समय t1 है, तथा सी से ओ तक जाने समय लगा t2 है। इस सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, इस सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। इसी तरह भाई दूरियां एक ये t3 हो जाएगी, ये हो जाएगी t4 हो जाएगी, ठीक है, या इतना ही मान लो। इसका आवर्तकाल पूछा जा रहा है, देखो यहाँ का क्या है t1 है, यहाँ तक क्या है t2, इतना ही है, फिर इतना, फिर इधर जाएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, तो ये एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, फिर से दूसरा ये फिर से आएगा, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 × t1 + t2, इसका ये आंसर होना चाहिए। देखो कहीं आंसर है ऐसा, हाँ भाई है, 4th ऑप्शन देखो 4 × t1 + t2 हो जाएगा।
देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाला सही चिन्ह क्या है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाला सही चिन्ह क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये गति दर्शा रहा है, ये तो 5 मीटर पर MP लिखा है, मीटर प्रति माइनस इनवर्स में लिखा है। ठीक है, तो क्या आंसर हो, आंसर फर्स्ट हो जाएगा जाके इसका। आगे आते हैं भाई, अब आपका है अध्याय नंबर 14। 14 अध्याय क्या है, विद्युत। चैप्टर नंबर क्या है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में यह प्रतीक है, ये जो ये प्रतीक दर्शा रहा है, ये प्रतीक बनाया है, किसको दर्शाता है बताइए। ये विद्युत सेल को दर्शाता है, स्विच को दर्शाता है, बैटरी को, फ्यूज को। तो भाई ये दर्शाता है आपको, बैटरी को दर्शाता है। ठीक है, देखा होगा इसमें आपने, एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस होता है। ये बैटरी को दर्शाता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम निर्भर करता है, परिमाण निर्भर, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बताइए, तार की मोटाई पर, तार की लंबाई पर, तार के पदार्थ का प्रकार पर, या इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, सब पे डिपेंड करेगा, मोटाई पर डिपेंड करेगा, लंबाई पर, उसके जो तार किस पदार्थ का बना है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत प्रवाह संभव है। किसी विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत प्रवाह से संभव है, क्या संभव है, अत्यधिक विद्युत, भाई किसी विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत प्रवाह से संभव है। भाई किसी परिपथ में बहुत देर तक विद्युत लाइट चल रही किसी से, बताइए तार चलते रहते तो क्या होगा, परिपथ टूट जाना। ठीक भाई, ये भी संभव है भाई, बिल्कुल सही बात है, परिपथ टूट जाएगा क्योंकि गर्म हो सकता है, टूट सकता है। आगे देखिए, फ्यूज का जल जाना है, बिल्कुल सही बात, फ्यूज जल सकता है। विद्युत उपकरण का जल जाना, नहीं कहते कभी कभार लाइन गर्म हो जाते हैं, तार इतने गर्म हो जाते हैं, कोई उपकरण होता है जल जाता है, गर्म होकर जल जाना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिपथ में फ्यूज के गल जाने से होता है। बताइए किसी परिपथ में फ्यूज के गल जाने से क्या होता है बताइए। कम धारा प्रवाह होने लगती है, अत्यधिक धारा प्रवाह होने, कोई धारा प्रवाह नहीं होती। भाई कोई फ्यूज बताओ, कभी फ्यूज कोई चला जाए तो नहीं कहते फ्यूज उड़ गया, फ्यूज कोई गल जाएगा तो क्या, कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, वहीं धारा कट जाएगी। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्विच का काम क्या होता है। स्विच का काम होता है ऑन या ऑफ करना, दोनों काम होते हैं। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत घंटी होती है भाई, वो किस सिद्धांत पर काम करती है, वो भाई आपकी काम करती है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव से। जो भाई विद्युत घंटी, कौन सी घंटी पर, जो बजती थी टन टन से जो बजती थी, उस घंटी की बात हो रही है। जब तांबे के तार से AB विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब तांबे के तार AB से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो तार, देखिए जैसे ये तार है फिगर में, ठीक है, तो तार अपने पास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देगा। बिल्कुल भाई, इसके पास कुछ चुंबकीय सुई रखी है, उसको विक्षेपित कर देगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्यों कर देगा, क्योंकि भाई उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी वजह से उसको विक्षेपित कर देगा। आगे देखिए, वह कथन चुने जो फ्यूज बल्ब के मामले में सही नहीं है, जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है, मामले में सही नहीं है। देखिए, सभी भवनों एवं विद्युत सर्किटों में फ्यूज लगाए जाते हैं, सही बात है, भी सही है। विद्युत परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है, सही बात है भाई। जो विद्युत परिपथ फ्यूज लगे होते हैं उसकी एक सीमा होती है कि इतना इसमें वोल्ट जाएगा, उसके ऊपर करंट जाएगा या गर्म हो जाएगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक, विद्युत परिपथ की सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की न्यूनतम सीमा होती है, हमें न्यूनतम कोई सीमा नहीं होती, ये इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज की न्यूनतम, कोई न्यूनतम कितना भी उसमें कर दो भाई वो चलता रहेगा काम, लेकिन अधिकतम फ्यूज होता है डिसाइड, तो इसका ये तीसरा आंसर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, 3 बल्ब दिए गए हैं ABC, एक पर्पज से जोड़े जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब स्विच चालू, मतलब स्विच जब ऑन हो तो क्या होगा बताइए, बल्ब C पहले चमकेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। भाई जब कभी देखा होगा आपके घर में कोई झालर मान लो दिवाली में आपने लगाई, एक ही बटन से लगाते सारे बल्ब एक साथ जल जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, सभी बल्ब ABC एक साथ चमकेंगे। भाई ऑन करोगे जैसे ही सारे बल्ब एक साथ चमक जाएंगे। आगे देखते हैं, जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो, भाई जब कोई स्विच मान लो ऑफ स्थिति में बंद है, ठीक, तो क्या होगा, सेल के धनात्मक टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर्किट खुला है, बताइए सर्किट खुला है मतलब ऑफ है, मतलब सर्किट खुला है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये भी भाई बात सही है, इनमें से कोई धारा, मतलब सब ऑफ है तो सर्किट खुला है, मतलब इनमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो क्या हो जाएगा जाके, इसका सेकेंड और थर्ड हो जाएगी जाके। ठीक, देखिए सेकेंड थर्ड वाला है कहीं ऑप्शन, हाँ है सेकेंड में।
आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपकरण सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं वाले जरूर भाई ध्यान से देखा करो, इनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे। देखिए आगे क्वेश्चन, हमें कभी भी मेन से जुड़े लाइनों के बल्ब को नहीं छूना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, और नहीं पूछा जा रहा है, ये तो है। हमें कभी भी मेन या जनरेटर इन्वर्टर विद्युत आपूर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी मेन या जनरेटर का उपयोग आपूर्ति नहीं करना चाहिए, नहीं है ये तो भाई है, करना चाहिए, ऐसा थोड़ा है। हमें फ्यूज के स्थान पर कभी भी किसी तार या धातु की पट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो कर सकते हैं, ठीक। हमें कभी भी स्विच ऑन स्थिति में नहीं रखना चाहिए, कभी भी स्विच ऑन की स्थिति में नहीं। कोई भाई पर्पस है आपका, कुछ भी आपका देख रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसको कभी ऑन की स्थिति में नहीं रखेंगे, ठीक। ये आवश्यकता नहीं है सावधानी बरतने की, ऑन तो रख ही सकते हैं ना उसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश, सॉरी 15 नहीं, अध्याय 15 है और चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश। समतल, पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कैसा होता है। बताइए, समतल दर्पण में जो बनता है आकार, भाई आप लोग शीशा होता है घर, मिरर जिसमें हम लोग देखते हैं सुबह सुबह, जिसमें देखते हैं फेस देखते हैं खड़े होकर यहाँ पे सामने भाई बाहर, ठीक है, उसमें जो वस्तु का आकार कैसा बनता है, हम लोग जितने बड़े उतने बड़े दिखाई देते हैं, ऐसा थोड़े हम बड़े हैं तो छोटा दिखेगा, मतलब वस्तु का आकार बराबर बनती है उसकी प्रतिबिंब। आगे देखते हैं, चम्मच के भीतरी पृष्ठ होते हैं, जो भाई चम्मच अपनी होती है, आपने देखो चम्मच इस टाइप की चम्मच होती है, इस टाइप की चम्मच होती है, ये जो आपका ये जो यहाँ जो सामान रखा होता है, भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करता है। बताइए, जो चम्मच की भीतरी सतह होती है किस दर्पण की तरह काम करती है, वही अवतल दर्पण की तरह काम करता है। किस है, अवतल दर्पण, ठीक। आगे देखते हैं, किस दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है। किस दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है, किसके दर्पण को, भाई समतल दर्पण को। भाई उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बन जाएगा, होता है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि वो पारदर्शी होता है, उसमें आर या पार से देखा जा सकता है, ठीक। किस दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, समतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। दंत चिकित्सक किस तरह के दर्पण का उपयोग करते हैं। आपने देखो कभी आप दांत दिखाने जाएं, उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या होता है, एक देखा इस तरह की छड़ी एक लिए रहते हैं, इस तरह से दांत चेक करते हैं, ऐसा होता है ये उपकरण, ठीक, ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, एक शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो दर्पण कौन सा भाई होता है, दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। उसी के द्वारा अपने दांत, मान लो यहाँ दांत है, इसको नीचे लगाए, यहाँ पे देख लेते हैं कि दांत कैसा दांत है, तो कौन सा लगा होता है दर्पण, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का पहला। आगे देखते हैं, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, बताइए। देखिए, दंत चिकित्सक द्वारा ये तो होता ही है, टार्चों में भी होता है, कारों की अग्रदीप में भी होता है, तो मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, वाहनों के पार्श्व दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पार्श्व दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है भाई उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। पार्श्व दर्पण मतलब जो हम लोग पीछे भाई देखते हैं, जो वाहनों में आगे जो शीशा लगा होता है पीछे देखने किसका प्रयोग होता है, साइड में जो लोग लगे होते हैं, साइड में मिरर जो लगे होते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बूझो और पहली, उनके शिक्षक ने एक दर्पण दिया था। बूझो और शैली दो है, एक लड़का एक लड़की है, उनके एक शिक्षक ने स्कूल जाते हैं, एक शिक्षक ने दर्पण दिया। बूझो को अपनी छवि सीधी और उसी आकार की लगी, जबकि पहली को अपनी छवि सीधी और आकार में छोटी लगी। इसका मतलब यह है कि बूझो और पहली का दर्पण क्रमशः कैसा दर्पण है, ये पूछा जा रहा है। देखो भाई, जिसको आकार अपनी सीधी और उसी आकार की लगी उसका तो समतल हो गया, ठीक, उसका तो समतल है ही, कन्फर्म है। अब देखो समतल इसमें किसका किसका है, समतल इसमें इसका है और समतल इसमें इसका है। अब क्या दिया गया, पहली का क्या दिया गया इसमें, अपनी उसी लगी, जबकि पहली की दबी सभी छवि सीधी और छोटी लगी, तो सीधी और छोटी छोटी भाई किसमें बनेगी, ये भाई आपकी उत्तल उत्तल दर्पण बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। वास्तविक छवि बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। वास्तविक छवि बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है, ये बताइए भाई, किसका उपयोग किया जा सकता है। केवल अवतल दर्पण का क्या आंसर होगा, केवल अवतल दर्पण। किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। भाई कोई वस्तु है, एक समतल दर्पण लगा हुआ है, ये इसकी यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाती है, इसकी दूरी है 0.5, ठीक, रखा जाता है। वस्तु और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। भाई जो प्रतिबिंब बनेगी इनकी बीच की दूरी कितनी होगी, बताइए। 0.5 एक तो दूरी ये वाली, एक दूरी फिर पलट के आई, तो भाई ये दूरी कितनी हो जाएगी जाके, ये हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी जाके, ठीक
ठीक, 1 मीटर पृथ्वी में ये एक दूरी यहाँ पे देखो बनेगा, एक ये हो गई, उतनी दूर पे शीशे के अंदर दिखेगा। आप देखें कभी शीशे में दूर खड़े तो दूर दिखेंगे, पास आ जाए तो पास दिखेंगे। ठीक है, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा जाके 1 मीटर हो जाएगी जाके, ये इसका हो जाएगा। आपको अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। ठीक, किसी वस्तु की विस्तृत छवि प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किस एक का उपयोग कर सकते हैं? बताइए, आपको अगर इतने सारे लेंस दे दी जाए तो आप किसका उपयोग करेंगे? बताइए भाई, इसमें किसका उपयोग करेंगे? अगर इनमें से आपको ये सारे दर्पण और लेंस दे दिए जाएँ तो इसमें तो सीधी छवि प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? विस्तृत छवि प्राप्त करने के लिए किससे किससे मिलेगा? तो भाई ये आपका मिलेगा अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से। इससे आपकी क्या होगी? छवि, विस्तृत छवि मिलेगी आपकी इन सब लेंसों में, अवतल दर्पण से मिलेगी और उत्तल लेंस से मिलेगी। आगे देखते हैं। आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? जब सूर्य आपके सामने हो, जब सूर्य आपके पीछे हो। तो आंसर क्या हो जाए? सब जब सूर्य आपके पीछे हो। भाई होता क्या है इसमें, जब आप यहाँ पे खड़े हैं, सूर्य आपका यहाँ पे होगा तो पीछे इसकी किरणें पड़ेंगी सामने। ठीक है, यहाँ पे आपका इंद्रधनुष बनेगा यहाँ पे। तो मतलब आप इंद्रधनुष को इधर देखेंगे सामने और सूर्य आपके पीछे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जाके? सेकेंड, जब सूर्य आपके पीछे हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? केवल अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं। और लेकिन कभी हमने भी बताया था, गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं देखने के लिए, आपको उत्तल दर्पण लगा होता है, वो देखा आपको बड़ी ट्रक को छोटा सा दिखाते हैं बिल्कुल। ठीक है, कि हाँ कोई गाड़ी आ रही, कौन सी गाड़ी आ रही है। अगर वहाँ अवतल दर्पण लगा दिया जाए तो ये ट्रक है तो बहुत बड़ा दिखे, पूरा दिखेगा भी नहीं भाई। ठीक है ना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके? 12 का आंसर हो जाएगा जाके सेकेंड। याद रखेंगे भाई सब लोग। आपको एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस प्रदान किया जाता है। अब आप इससे उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। किससे आपको उल्टी छवि मिलेगी, ये पूछा जा रहा है आपकी बार। किससे आपको मिलेगी उल्टी छवि? ये आपकी मिलेगी अवतल दर्पण से और उत्तल लेंस, दोनों से, इनसे आपको उल्टी छवि मिलेगी। ठीक है, लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। ऐसी छवि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? जो लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, ऐसी छवि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? ये छवि अभी हम लोगों ने चर्चा करी, किसके द्वारा बनाई जा सकती है? ये छवि आपको बनाई जा सकती है अवतल लेंस से। लेकिन क्या कह रहा है? छवि वस्तु से छोटी हो। जो आपकी छवि होनी चाहिए, जो उसकी छवि मतलब जो उसकी बनेगी, परछाई बनेगी, वो वस्तु से छोटी हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आपका अध्याय नंबर 16। ठीक है, क्या है नाम? क्या है इसका? अमूल संसाधन। अध्याय नंबर 16 अमूल संसाधन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन पानी की कमी को नहीं दर्शाता है? निम्न में से कौन पानी की कमी को नहीं दर्शा रहा है, ये बताना है। नल सूख रहे हैं भाई, ये तो पानी की कमी को दर्शा रहा है। पानी लेने की लंबी कतार है, ये भी भाई आपका है। जब जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पे बिल्कुल है कि वहाँ सूखा पड़ा है, इसी लाइन लगी पानी लेने के लिए। पानी की मांग के लिए मार्च और विरोध करना, मतलब मार्च मतलब वहाँ पर रैलियाँ निकलना, पानी की मांग की जा रही है, मतलब वहाँ पानी की कमी है। एक देखते हैं क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन क्या है? एक परिवार को प्रति व्यक्ति 3 लीटर पानी मिलता है। तो यहाँ पे भाई कोई पानी की कमी नहीं, जब एक परिवार के एक आदमी को 3 बाल्टी पानी मिल रहा है, तो मतलब कौन नहीं दर्शाता है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जाके। आगे देखिए। पृथ्वी पर समुद्र और महासागर पानी से भरे हुए। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का बहुत ही कम प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है। ये प्रतिशत मोटे तौर पर है भाई, जो पानी पीने लायक है हमारे लिए मौजूदा में कम प्रतिशत है, लेकिन है तो बहुत पानी, जो पानी उपयोग वाला पानी है। ठीक है, तो कितना है मोटा मोटा देखा जाए, कितने प्रतिशत पानी हम लोग यूज कर सकते हैं भाई, बताएंगे इसका? क्या आइडिया है इसका? भाई आइडिया है 0.06%। इतना पानी हम लोगों के लिए यूज करने के लिए है मोटे तौर पर। पहला ऑप्शन हो गया जाके इसका। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पानी तरल रूप में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी तरल रूप में नहीं है, बताइए? हिम तो भाई जमे होते हैं आपका। ठीक है, मतलब वो बर्फ के होते हैं। ठीक है, फिर आया एक झील का पानी, ये भी आपका तरल रूप में। नदी का पानी, ये भी है। जल वाष्प क्या होता है भाई? ये भी आपका तरल रूप में नहीं होता। और एक बर्फ आपकी। ठीक, तो क्या होगा? पहला, चौथा और पांचवा कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया इसका। आगे देखते हैं। एक आदमी ने एक जलाशय के पास जमीन खोदते हुए पाया कि मिट्टी नम थी। जैसे जैसे वह गहरी और
गहरी और गहरी खुदाई करता गया। वह उस स्तर पर पहुंच गया जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच की सभी जगह में पानी से भर गई। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, बताइए इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी जल तालिका। भाई जो इस परत होगी जहाँ पानी मिलेगा उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाएगी? जल तालिका कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने में एक तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने का एक तरीका है? बताइए कौन सा तरीका है पानी का उपयोग करने का? बावड़ियों का निर्माण, वर्षा जल का संचयन, ड्रिप सिंचाई या अंतः स्पंदन। देखिए पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने का एक तरीका क्या है? जैसे मान लो अपनी फसल की सिंचाई होती है, ड्रिप सिंचाई होती है, सब पानी लगता है, इसमें फव्वारे के माध्यम से ऐसे लगा दिए जाते हैं, फव्वारे पानी से छिड़काव होता है, इसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस? आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित पानी की न्यूनतम मात्रा है। कितनी मात्रा भाई अनुशंसित की गई? कितना व्यक्ति को प्रतिदिन पानी देना चाहिए हमें? कितना? 50 लीटर पानी। ये भाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक बनाया गया मानक बनाया गया है कि इतना पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए पर आदमी कितना होना चाहिए? 50 लीटर होना चाहिए। हर बूंद मायने रखती है, किससे संबंधित नारा है? भाई एक नारा है हर बूंद मायने रखती है। ये भाई नारा किससे संबंधित है बताइए? किसी भी तरल बूंदों की गिनती, पानी की बूंदों की गिनती, पानी के महत्व को भाई बताता है। क्या? हर बूंद मायने रखती है, मतलब पानी के महत्व को बताता है, इसका ये नारा है। जल चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जल चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है बताइए? भाई वाष्पीकरण देखिए शामिल है, जल चक्र में संघनन भी शामिल है, ठीक है, बादलों का निर्माण भी शामिल है, लेकिन वर्षा का जल का संचयन ये भाई जल चक्र में नहीं होता है। पानी मिला, संचयन करना, ये कोई ये आपका कोई जल चक्र में नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगी जाके? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी जाके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा जमीन में वर्षा के जल के रिसाव को रोकता है? कौन जमीन में वर्षा जल के रिसाव को रोकता है? बताइए कहाँ पे वर्षा का जल जमीन में नहीं जाएगा? एक पक्का फर्श, बिल्कुल भाई, जहाँ फर्श पक्की होगी वो वर्षा का पानी जाएगा नहीं, पानी बह के बाहर चला जाएगा। लेकिन खेल के मैदान में पानी जाएगा, घास के लॉन में भी पानी जाएगा, वन में, भूमि में जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? कौन रोकेगा? पहला ऑप्शन। आगे देखते क्वेश्चन, अध्याय नंबर 17 आया आपका, क्या है नाम? क्या है? वन हमारी जीवन रेखा। ठीक, वन हमारी जीवन रेखा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेड़ औषधि है? बताइए भाई औषधि पेड़ कौन सा है? आप शीशम दिया गया, सॉल दिया गया, टीक दिया क्या? नीम। नीम को औषधि पेड़ होता है, देखा, नीम खाने में कड़वा लगता है भाई, ठीक, इसीलिए उसको औषधि, उसमें गुण बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित किस पेड़ का इस्तेमाल गोंद निकालने की करते हैं? बताइए आपने गांव में अगर देखा, आपने किस पेड़ से गोंद निकलता है? बबूल से। ठीक है, बबूल से देखा होगा, बबूल से गोंद निकलता रहता है, जो कि वो खाने में काम आता है। निम्न में से कौन सा वृक्ष तेल निकालने का काम आता है? बताइए कौन सा वृक्ष से तेल निकाला जाता है? चंदन के वृक्ष से तेल निकाला जाता है। ठीक, इसीलिए चंदन की लकड़ी या उसके पेड़ बहुत महंगे होते हैं, जिनका लोग अवैध उसका काम करते हैं, अवैध धंधा करते हैं, उसमें धंधे का मतलब उनको अवैध रूप से बेचते हैं, उनका व्यापार करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न खाद्य श्रृंखला के एक स्थान के जीव संभव है? यहाँ पे कौन सा आएगा जीव स्थान? कौन सा एक जीव आएगा? घास, कीट, मेढक। घास को कौन खाता है? कीट खाते हैं। और कीट को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? मेढक को खाता है सर्प, वो जो कि आपका ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखिए कौन आएगा? मछली आएगा, हाथी आएगा, शेर आएगा? नहीं भाई, सर्प आएगा। ठीक, सर्प आएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताइए। पादप को हिरण खाती है, मछली हिरण, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। पादप, मेढक, ये भी नहीं होगा। मेढक पादप को थोड़े खाते हैं। पादप, खरपतवार, मछली, नहीं भाई खरपतवार मछली नहीं खाती। देखिए ये यहाँ हो जाएगा। पादप को क्या खाते हैं? हिरण खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों को। और शेर किसको खाता है? हिरण को खा लेता है। ठीक, ये आपका इसमें जो आपका जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? पादप, हिरण और शेर। ऑप्शन नंबर 4। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, कहाँ पे होता है? पोषण स्तर, प्रथम पोषक स्तर कौन सा होता है भाई? खाद्य श्रृंखला का उत्पादक होता है। ठीक, उत्पादक द्वारा। किसके द्वारा? उत्पादक द्वारा। इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन हरे फेफड़े के रूप में काम करता है? हरे फेफड़े के रूप में कौन काम करेगा? बताइए। हरे फेफड़े के रूप में, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब वन। बूजे ने अपने सहपाठियों और अपने शिक्षक के साथ जंगल के पास के एक जंगल का दौरा किया।
सॉरी अपने शहर के पास एक जंगल का दौरा किया। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, उनके कक्षा के शिक्षक ने कहा कि वे जंगल में शोर ना करें, क्योंकि शोर से परेशानी हो सकती है। किसको परेशानी हो सकती है बताइए शोर से? भाई पक्षी और जानवर दोनों को। जंगलों में शोर करोगे तो जंगल भाई पक्षियों जानवरों घर होता है, उनको दिक्कत होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा जाके? तीसरा हो जाएगा जाके। निम्न में कौन सा वन प्राणी का सबसे छोटा है? वन प्राणी में सबसे छोटा कौन सा है? लोमड़ी भाई बड़ी होती है, सुअर बड़ा होता है, बाइसन भी। शाही छोटी सी होती है भाई। क्या होता है शाही? देखे होंगे, शाही छोटी सी होती है, इसके ऊपर बहुत सारे बाल लगे होते हैं। ये सबसे छोटी होती है वन प्राणी, जो ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका तना सबसे मजबूत है? बताइए। एक पेड़ का, लता का, पर्वतारोही या एक झाड़ी का? भाई एक पेड़ का तना बहुत मजबूत होता है। पेड़ तो बहुत सारा बड़ा पेड़ होता है ना, उसको बहुत सारे तने होते हैं, इसका तना सबसे मजबूत होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से क्या जंगल से प्राप्त लकड़ी से तैयार नहीं किया जा सकता है? जंगल की लकड़ी से क्या नहीं प्राप्त तैयार किया जाता है? देखिए कागज होता है, कागज लकड़ियों से तैयार होता है। नहीं कहते कागज कम यूज करें, इसीलिए हमें जंगल अपने वन को बचाएं। ठीक है, माचिस तीलियां भी जंगल से लकड़ी तैयार होती है, प्लाईवुड भी तैयार होता है, लेकिन थर्माकोल को तैयार करने में लकड़ी का कोई भी यूज नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया इसका। निम्न में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? एक पेड़ का नाम नहीं है, कौन सा पेड़ नहीं? देखिए भाई सागौन का भी पेड़ होता है, ठीक, सागौन का भी पेड़ होता है, साल का भी पेड़ होता है, कचनार का भी पेड़ होता है, लेकिन शाही नहीं होता। शाही तो भी हमने बताया था, एक ये जीव होता है। कैसा होता है? जिसके ऊपर बहुत सारे से कांटे से बने होते हैं। ये सबसे छोटा जीव जो हम लोग पीछे चर्चा की है, शाही, वो एक जीव है, ना कि पेड़ है। निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। वह विकल्प चुने जो एक पेड़ का भी नाम दे रहा है और एक जानवर का भी नाम दे रहा है। बताइए। पहला क्या होगा? सेमल और हॉर्नबिल। पहला एक पेड़ है और ये सेमल का पेड़, ये एक जानवर होता है। जानवर का मतलब एक हॉर्नबिल का पक्षी होता है ये। ठीक है, तो ये आंसर इसका फर्स्ट हो गया जाके, बाकी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, देखिए जैसे चिंकारा होता है, ये भी आपका ये पशु होता है, ये भी पशु होता है। नीम के पेड़ होता है, पलाश का भी पौधा होता है। ठीक, एक आपको एक एक बताने थे। कौन सा उत्पाद जंगल से प्राप्त नहीं होता? बताइए कौन सा उत्पाद है जंगल से जो प्राप्त नहीं होगा? बताइए। शहद भी जंगल से मिल जाएगा, कत्था भी जंगल से मिलेगा, गोंद भी जंगल से, लेकिन अदरक भाई आपके जंगल से नहीं मिलेगी, ये आपके खेतों में होती है। इसको किसकी खेती की जाती है? किसी पेड़ के तने के ऊपर शाखा युक्त भाग क्या कहलाता है? किसी पेड़ का जो तना होता है उसमें शाखा युक्त भाग क्या कहलाता है? उसको मुकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुट। याद रखेंगे भाई इस सवाल को। वन जिम्मेदार नहीं है। वन किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, औषधि पौधे को उपलब्ध कराने के लिए, इसके लिए तो है जिम्मेदार, औषधि पौधे उपलब्ध कराते हैं। धाराओं में पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, इसके लिए भी जिम्मेदार है। बाढ़ की स्थिति पैदा करने के लिए, इसके लिए भाई वन जिम्मेदार। थोड़े ना होते कि बाढ़ आ जाएगी जाके वो वनों से बाढ़ आती है, ऐसा कुछ नहीं होती है। बल्कि वन तो बाढ़ को रोकते हैं। ठीक है, वर्षा जल को अवशोषित करने और जल स्तर बनाए रखने के लिए, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक, आपके कितने थे भाई? क्वेश्चन में 16 थे। अब आपका आता है ये लास्ट चैप्टर है, अध्याय 18। ठीक, ये अध्याय चैप्टर, आज का चैप्टर अध्याय लास्ट अध्याय है। देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है? अवशिष्ट जल की कहानी। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन कार्बनिक अशुद्धियां हैं? बताइए, निम्न में से कौन कार्बनिक अशुद्धियां हैं? भाई कार्बनिक अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? सॉरी, अकार्बनिक अशुद्धियां पूछ रहा है। ठीक, कौन कौन सी हो जाएंगी? फास्फेट हो जाएंगे जाके। ठीक, कौन सा जीव वर्मी प्रसंस्करण शौचालयों के मानव मल को वर्मी केक में परिवर्तित करता है? जो भाई अपना, ठीक है, मल होता है मनुष्य का, उसमें वो कंपोस्ट करता है, मतलब उसको खा के खत्म करता है। कौन होता है भाई? बताइए। ये भाई होते हैं केंचुए होते हैं। ठीक, केंचुए होते हैं ये, इसीलिए इसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, खाद बना देते हैं। देखा होगा, इसकी खाद बनाई, गोबर डाल देते हैं, इसकी खाद बना देते हैं। इसको केंचुए उनको सहायता करते हैं, इसलिए केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, आता है कुछ किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को, जो कि आपके खेती के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का एक चरण है? अपशिष्ट जल उपचार का एक चरण है भाई, कौन सा है? बताइए। भाई निस्यंदन भी है, वातन भी है, आपका क्लोरोनीकरण भी है, लेकिन कौन सा हो गया फिर? उपरोक्त सभी हो गए जाके, इसका तीसरे का चौथा हो जाएगा जाके। निम्न में से कौन प्रदूषित जल जनित रोग है? कौन प्रदूषित जल जनित रोग कौन सा है? हैजा भी भाई होता है, जल से होता है। आपके खराब जल से होता है। टाइफाइड भी ऐसा ही होता है भाई। आपका हेपेटाइटिस भी ऐसा ही होता है। लेकिन आपका फोर्थ जो है, इनमें से सभी, तो मतलब इसमें से सभी सारे हो जाएंगे जाके जल जनित रोग। ठीक, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। ठीक, आगे देखते हैं। अपशिष्ट जल को कीटाणु रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अपशिष्ट जल को कीटाणु रहित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
किसका उपयोग किया जाता है भाई? ओजोन का भी किया जाता है प्रयोग, क्लोरीन का भी किया जाता है, और यूवी रेजेस जिसको यूवी प्रकाश कहते हैं, मतलब सभी का प्रयोग किया जाता है जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान नाम की मुहिम कब शुरू की गई? ये भाई आपकी भारत सरकार द्वारा स्वच्छ जल की मुहिम एक शुरू की गई, ये कब शुरू की गई भाई? ये बताना है। ये आपकी शुरू की गई है 2017 में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल है? कौन सा अपशिष्ट जल है बताइए? क्षतिग्रस्त नल से पानी से टपक रहा है जल, ये तो भाई शुद्ध जल होगा तभी उसमें टपक रहा है। शावर से निकला पानी, ये भी सही पानी होगा। नदियों में बहता पानी, ये सब पानी अच्छे पानी होते हैं। अपशिष्ट पानी कौन सा होता है? कपड़े के धोने के पानी जो निकल रहा है, कपड़े धोने से जो पानी निकल रहा है वो पानी अपशिष्ट और गंदा पानी होता है। सीवेज मुख्य रूप से है। सीवेज क्या होते हैं बताइए? सीवेज क्या होते हैं? ये होते हैं आपके तरल अपशिष्ट होता है। क्या होता है? सीवेज तरल अपशिष्ट होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं? बताइए कौन से अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं? ठीक है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाए? बायोगैस और कीचड़ दोनों। भाई जल के उपचार जो होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, बायोगैस जिससे बनाई जाती है, ये क्या तो जल उपचार के उत्पाद होते हैं, इनको कहते हैं बायोगैस और कीचड़ दोनों। खुली नाली प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रजनन स्थल है? खुली नाली प्रणाली किसके लिए प्रजनन स्थल है? ये भाई आपके मक्खियाँ, मच्छर, जीव जो बीमारियों का कारण बनते हैं। तो क्या हो गया जाके? जो कि किसके प्रजनन है? ठीक है, प्रजनन स्थल है। तो बताइए भाई, उपयुक्त सभी हो जाएंगे जाके, जो जीव जो बिना बीमारियों का कारण बनते हैं सारे। विभिन्न मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित जल अनेक जल जनित बीमारियों का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? जल जनित रोग नहीं है बताइए? देखिए भाई, हैजा भी जल जनित रोग है, ठीक है, टाइफाइड भी होता है, पेचिस भी होता है, लेकिन अस्थमा से नहीं होती है, धूल धुआं से अस्थमा की बीमारी होती है, जल से नहीं होता है। ठीक है, 12 नंबर, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए निम्नलिखित में से एक रसायन चुनें। पानी की कीटाणु रहित बनाने के लिए बताइए, तो क्या हो जाएगा जाके? क्लोरीन। देखा होगा नलों में या आपके गांव में खुले कुएं होंगे, उनके अंदर क्लोरीन डाल दी जाती है, ठीक है, क्लोरीन का उसमें मिला दिया जाता है। उससे क्या होगा? जो आपका पानी होगा कीटाणु रहित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, घरों या सार्वजनिक भवनों के से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली पाइपों की नेटवर्क प्रणाली को क्या कहा जाता है? जो भाई हम लोग घर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो, तो उससे जो पाइपलाइन होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको सीवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीवरेज कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14 आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? बताइए कौन हिस्सा है? ये आपका है फास्फेट अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है। कौन? फास्फेट। आंसर नंबर 3 हो जाएगा जाके इसका। एक निस्यंदन संयंत्र में पानी को परतों का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है। एक बार निस्यंदन संयंत्र में पानी की परतों का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है पानी का, कि किसका उपयोग किसको मिलाने से किया जाता है? देखिए, कभी कभी गंदा पानी के गिलास मिले, ठीक, एक गंदा पानी कहीं रखा है और आप एक गिलास में एक पहले उसमें बालू डालें नीचे, ठीक है, रेत डालें, बजरी डालें, फिर उस ऐसे करके सब चीज़ें गिट्टी डालें, फिर ऊपर से पानी डालें यहाँ से गंदा पानी, तो होगा क्या यहाँ पे भाई? जो ऊपर से पानी गंदा पानी डालेंगे वो आपका नीचे से साफ पानी निकल के आएगा। ठीक है, तो इसमें ये किसके माध्यम से होती है? किसके कारण इसका फिल्टर किया जाता है? रेत से, बजरी से, बारीक बजरी और मध्यम बजरी से पानी को शुद्ध कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं, ये आज आपका है, आज का इस क्लास 8 साइंस का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है, बताइए कौन सा स्रोत नहीं है? ये देखिए, सीवर, घर और अस्पताल, उद्योग। बताइए कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? ये सीवर नहीं है आपका, अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो हमने आज की इस चैप्टर में 16 इसमें थे क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और हमने इसमें टोटल 18 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक ही वीडियो हमने टोटल MCQs 18 कंप्लीट कर लिए। हमारा क्लास 7 का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमने इसमें 16 का वीडियो क्लास 6 का वीडियो बना दिया, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, और ये हम वीडियो अपलोड कर देंगे इसमें अपने चैनल पे, तो आप मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्लास 8 का वीडियो बनाएंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।